हमारी कहानी शुरू होती है जब नायक ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। एक आदमी ने ड्रैगन को जनलोसा बुलाया और उसे चेतावनी दी कि आज वह उसे हॉवर्ड साम्राज्य पर हमला नहीं करने देगा। लेकिन जनलोसा ने उन्हें कीड़े मकोड़े कहा और बोला कि उसके मरने वाले बच्चे के बदले में आधा साम्राज्य बहुत कम है। उसने कसम खाई कि वो इन्हें टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा और बाकी के साम्राज्य को भी तबाह कर देगा। ये सब एक वेब चून में दिखाया गया था जिसका नाम था ड्रैगन क्रॉनिकल्स एपिसोड 7, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट पढ़ रहा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत पतला था और अस्पताल में था। एनाट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, जो कि कॉमनली लू गेरिक्स डिजीज के नाम से जानी जाती है। इसमें मोटर नर्व सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं, जिसके कारण पूरी बॉडी में मसल पैरालिसिस हो जाती है और आखिर में डेथ हो जाती है। 25 साल की उम्र में इसका डायग्नोसिस हुआ था। इस उम्र में यह एक डेथ सेंटेंस जैसा था। कोई फैमिली भी नहीं थी जो पैसा बचाया था और एक ऐसा शरीर जो अभी बहुत कुछ ऑफर कर सकता था। सब कुछ एक ही बीमारी ने खत्म कर दिया। लू गेरिक्स डिजीज का डायग्नोसिस होने के 4 साल बाद 29 साल की उम्र में उसके पास सिर्फ उसका पतला सा जिस्म और वो अमेच्योर वेबचून ही बचा था। यही उसके पास पढ़ने में बचा था। जब वो वेबचून पढ़ रहा था तब उसका हार्ट बीट नॉर्मल था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे फ्लैटलाइन होने लगा। उसने ये सुना और सोचा कि ये अंत है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसने ब्लर विजन से डॉक्टर को उसकी तरफ भागते हुए देखा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो वेबटून का अंत नहीं देख पाएगा। फिर उसका हार्ट बीट रुक गया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वापस आने लगा और वो जिंदा हो गया। अचानक उसने एक तेज रोशनी देखी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने कोई खड़ा था। वो आदमी उसे देखकर एक्साइटेड हो गया, जिस वजह से वो कंफ्यूज हुआ। फिर उस आदमी ने उसे उठाया जिससे कि वो अपने आप को मिरर में देख पाया और हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। जब उसने रियलाइज किया कि वो एक ड्रैगन बन गया है तो उसने चिल्लाते हुए अपने आप को देखा। पहले तो लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा। फिर उसने इस रियलिटी को डिनाई किया और जब उसने इसे एक्सेप्ट किया तब उसने फिगर आउट करने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है। जब उसने ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ली तो उसने रियलाइज किया कि वो एक ड्रैगन में रीइंकार्नेट हो गया है। उसे याद आया कि जितनी भी नॉवेल्स और वेबटून्स उसने पढ़ी थी उनमें कभी कोई कमजोर ड्रैगन नहीं था। तो उसने सोचा कि ड्रैगन में रीइंकार्नेट होने पर शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बन गया था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बिल्ली सिर्फ 10 साल जीती है, इंसान 80 साल, ड्वार्फ 250 साल, एल्फ 1000 साल और फेरी 3000 साल। लेकिन एक ड्रैगन का औसत जीवन काल 10,000 साल होता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसे बहुत छोटी उम्र से काम करना पड़ा, फिर बीमारी हो गई और उसकी प्राइम उम्र में ही मौत हो गई। लेकिन अब उसे लगता है कि जिंदगी अलग है और ड्रैगन के रूप में इतनी लंबी और स्वस्थ जिंदगी पाना एक अल्टीमेट गिफ्ट है। उसका मन खुशी से भरा और वो हैरानी में सोचने लगा कि वो इतना एक्साइटेड क्यों फील कर रहा है। इस नई शक्ल से वो हर रुकावट को पार कर सकता है। ऐसा सोचकर वो गर्व से अपने आप को एक ड्रैगन घोषित करने वाला था कि पीछे से कोई आया और उसे उठा के लुईस बुलाने लगा। फिर पूछा कि इतना एक्साइटेड क्यों है और खाने चलने को कहा। जैसे कि डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे, उस आदमी ने उसे एक क्यूट सा बिब पहना दिया, लेकिन वो सिर्फ उस खाने को हैरानी से देख सकता था जो कि किसी भी एंगल से खाना नहीं लग रहा था और हिल भी रहा था। आदमी ने पूछा कि क्या बात है, भूख नहीं लगी क्या? फिर बोला कि खाना फ्रेश होने पे बेस्ट होता है तो खा लेना चाहिए। मजबूरन वो उसे पकड़ने लगा और सोचा कि शायद ये खान ना पड़े, लेकिन याद आया व्हेन इन रोम डू आस रोमन्स डू। तो एक ड्रैगन होने के नाते उसे ड्रैगन लॉज फॉलो करना ही था। सरप्राइज, खाना स्ट्रॉबेरीज के जैसा टेस्ट कर रहा था। वो खाने लगा, लेकिन सामने वाले आदमी को भी बहुत खुशी से उसे इनकरेज करते हुए देखते हैं कि और खाओ, बहुत सारा है। उसने उसे बताया कि उनकी आंखें बहुत अच्छी हैं और उन्हें अपना फादर बुलाया। फिर धीरे से उसने अपनी अनविलिंगनेस जाहिर की। वो और खाना नहीं चाहता। ये सुन के डैड उदास हो गए। डैड ने आंसू बहाते हुए पूछा कि क्या बात है और याद दिलाया कि उन्हें डैड बुलाओ, फादर नहीं, और प्यार से कोशिश की कि वो उसे डैड कहे। लेकिन उसने सिर्फ अपने डैड को देखा और मन ही मन सोचा कि हाँ, वो एक डैम ड्रैगन है। फिर रियलाइज हुआ कि उसने अभी तक अपने डैड का नाम भी नहीं पूछा है। तो उसने पूछा कि उनका नाम क्या है। डैड हैरानी में थे कि 1 महीने बाद नाम पूछ रहा है। उन्होंने बताया कि उनका नाम जनलोसा है। ये नाम सुनकर उसका सीना थरथरा गया, क्योंकि ये वही खतरनाक ड्रैगन का नाम था जो उस वेबटून में था जो वो पढ़ रहा था। शॉक और पैनिक में उसका पैर फिसला और वो चेयर से नीचे गिर गया। जनलोसा ने कंफ्यूजन में उसका नाम पुकारा, लेकिन वो सिर्फ पीछे हटते हुए चिल्ला सकता था कि ये सच नहीं हो सकता। जनलोसा को शॉक में छोड़ के वो भागता रहा, क्योंकि ये सुन के उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दरवाजे खोल के वो एक लाइब्रेरी में घुसा।
एक बुक उठा के उसने इसमें से पन्नों को पलटने लगा और एक पेज पर रुक गया। उसे समझ में आया कि हॉट एम्पायर उसी अमेच्योर वेबटून का नाम था जो उसने अपनी मौत से पहले पढ़ा था। पूरी बुक पढ़ के समझ आया कि वो कोई कोइंसिडेंस से नहीं बल्कि वो वेबटून में एक ड्रैगन बन गया था। तब जनलोसा ने उसे पुकारा और फिक्र से पूछा कि कहीं चोट तो नहीं आई। जनलोसा की नर्म और फिक्र भरी स्वभाव को देख के उसे लगा कि कहीं वो कोई जेनोसाइड करने वाला तो नहीं लगता। याद आया कि वेबटून में जनलोसा ने कहा था कि अब वो लोग कभी चैन से नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनकी एरोगेंस की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट को उनके खून से रंगने की कसम खाई थी। इससे याद आया कि जनलोसा पागलों की तरह हो गया था जब ह्यूमंस ने उसके बच्चे को मार दिया था। तो उसने जनलोसा से पूछा कि क्या उनका कोई बड़ा भाई है। जनलोसा ने सिर हिलाते हुए बताया कि वो सबसे बड़ा है। पैनिक में उसने पूछा कि क्या जनलोसा का और बच्चे पैदा करने का प्लान है। जनलोसा ने मना किया और बताया कि उसने उसकी माँ से वादा किया था कि उनका सिर्फ एक ही बच्चा होगा और वो उसे अच्छे से पालेगा। इस बात से रियलाइज होकर उसने समझ लिया कि अगर पहले कोई नहीं था और आगे भी कोई नहीं होगा तो वो वही बच्चा है जो मरेगा। उसने याद किया कि वेबटून में जनलोसा अपने बच्चे को खो देता है और पागल हो जाता है, एम्पायर पर हमला करता है। शॉक में जमीन पर गिरते हुए जनलोसा ने उसे हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में यह ख्याल था कि वो तो बस कहानी शुरू करने का ट्रिगर है। वो एक विलेंस ड्रैगन का बच्चा है जो कहानी शुरू होने से पहले ही मर जाएगा। आंसू बहाते हुए उसने रियलाइज किया कि वो एक ऐसा ड्रैगन बन गया है जो मरने के लिए ही बना है, एक टर्मिनली इल ड्रैगन। बाद में वो अपने कमरे में पड़ा था, दागीने, सोने और दूसरी महंगी चीजों के बीच डिप्रेस्ड फील कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपनी पिछली जिंदगी की तरह अब भी वो टर्मिनली इल है और वो इतने पैसे का भी फायदा नहीं उठा पाएगा। वो अपने आप से पूछने लगा कि क्या वो दोबारा मर जाए, क्या ये सब कुछ फिजूल है। लेकिन फिर वो गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ऐसे कैसे वो मर सकता है। अगले दिन सुबह उठकर उसने बुक पकड़ी और पढ़ने लगा। उसे याद करना था कि कौन सा साल था जनलोसा के बजर्ग मोड में जाने का, क्योंकि अगर उस साल का पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि उसकी मौत कब होने वाली है। याद करने की कोशिश करते हुए उसको फाइनली याद आया कि वो 3579 ईसा पूर्व में हुआ था। राहत की सांस लेते हुए उसने लिखना शुरू किया। सोचा कि अब 2034 ईसा पूर्व चल रहा है तो उसकी मौत 499 साल की उम्र में होगी, मतलब एडल्टहुड से 1 साल पहले। जैसे ही उसने ये लिखा उसने कागज को मोड़कर फेंक दिया। अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए उसने ठान लिया कि अगले 499 साल तक वो जरूर जिएगा। वो हार नहीं मानेगा, वो खुद अपने भाग्य को लिखेगा। बाद में डाइनिंग टेबल पर किसी की तेजी से खाने की आवाजें आ रही थीं। वो खुद था, एक पल में ही सारा खाना खा रहा था, अपने डैड को शौक में छोड़कर। उसने जनलोसा को कहा कि वो और खाना चाहता है। जनलोसा तुरंत मान गया और एक बॉल भर के दिया, बोलते हुए कि बहुत सारा है तो जितना खाना है खा लो। खाते खाते एक मक्खी उनके ऊपर आई और उसके स्पून के पास बैठ गई। जैसे ही उसने स्पून को मुंह में डालने का प्लान किया, जनलोसा ने चिल्लाकर उसका नाम लिया और स्पून को हाथ से मारा। गुस्से में उसने जनलोसा से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब जनलोसा ने परेशान होकर समझाया कि वो ऑलमोस्ट मुसीबत में पड़ने वाला था। फिर जनलोसा ने मक्खी दिखाकर बताया कि ये एक आर्टिफिशियल क्रीचर है जिस पर वो रिसर्च कर रहा था। ये उनके जैसे ड्रैगन के लिए खतरनाक नहीं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए हाईली पॉइजनस हो सकते हैं। ये सुन के वो शॉक और डर जाता है। हंसते हुए जनलोसा ने दिलासा दिया कि अब उसने खाया नहीं है तो फिक्र की कोई बात नहीं। जनलोसा ने मक्खी को देखकर सोचा कि शायद ये लैब से भाग गई है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि ये बहुत पास आ गई है और आगे से उसे ध्यान देना होगा। थोड़ी देर बाद वो लाल कारपेट पर चल रहा था, रोबोट नाइट्स के बीच, खुश होकर बुक पढ़ रहा था। तभी रोबोट्स में से एक ने उसकी तरफ नजर डाली और पीछे से अटैक करने लगा। अपने पीछे किसी की आहट महसूस करके वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन डर गया जब एक तलवार उसकी तरफ आते देखी। भगवान का शुक्र था कि जनलोसा समय पर आ पहुंचा। उसे धक्का देकर हटाया, तेज तलवार पकड़ी, रोबोट को आंखों से देखा और एक वायलेंट एनर्जी छोड़ी जिससे रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो गए। जनलोसा ने पूछा कि क्या वो ठीक है और हैरान हुआ क्योंकि उसने सेटअप किया था कि ये उसे नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अभी तो 2 बार उसकी जान बच गई। कुछ दिन बाद शक खत्म हुए और वो यकीन करने लगा। जनलोसा के साथ मेंशन से बाहर निकलते ही वो जमीन की खूबसूरती देख पाया। जगह इतनी बड़ी होने से हैरान था। जनलोसा ने एक तरफ पॉइंट किया और बोला कि ये लेफ्ट फैंग ऑफ द अर्थ है, कॉन्टिनेंट के किनारे के 2 बड़े पहाड़ों में से एक, जहां कई रहस्यमय जातियां रहती हैं। ये सुन के उसने सोचा कि शायद ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा होगा। देखा कि ये बुक्स में जो था उससे एकदम अलग है। तभी एक बटरफ्लाई उसकी नजर में आई और वो उसे पकड़ने के चक्कर में दौड़ने लगा।
कितनी खूबसूरत है, चिल्लाते हुए। अचानक बादल जमा हो गए और उनसे गरज सुनाई दी। एक बिजली सीधे उस पर गिरी, जिससे वो जल गया और कंफ्यूज हो गया। जनलोसा परेशान होकर उसके पास आया, लेकिन एक और बिजली गिरने से उसे बात समझ में आई। जब गरज हुई और तीसरी बार बिजली उस पे गिरने लगी तो उसे लगा शायद स्क्रिप्ट ही चाहती है कि वो यहाँ मर जाए। जनलोसा रोते हुए उसका नाम लेकर उसे बेहोशी की हालत में उठाया। अगले दिन वो बेड पे पड़ा रो रहा था। सोच रहा था कि वो मौत के इतने करीब पहुंच गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही जगह पे इतनी बार बिजली गिरना कितने बुरे भाग्य का संकेत है। वो स्क्रिप्ट की उसकी डेथ की इच्छा पे विचार करने लगा, जबकि उसकी मौत अभी 499 साल दूर थी और ह्यूमंस के हाथ मरने का प्लान था। गुस्सा होकर पूछा कि क्या कहानी सिर्फ उसकी मौत से शुरू होती है? वेबटून का बेबी ड्रैगन तो 500 साल जिया था। अपने माथे को छूकर हैरान था कि सब इतना जल्दी कैसे हो गया। जबकि विचार कर रहा था तभी अचानक बेड से उछलकर खड़ा हो गया। उसे समझ आया कि अब वक्त व्यर्थ करने का नहीं है, अपनी मौत से बचने के लिए कुछ करना होगा। वो दौड़ते हुए कमरे में घुसा और दरवाजा खोला। जनलोसा को आवाज दी। जनलोसा ने प्यार से पूछा कि क्या बात है। उसने पूछा कि क्या उनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है घर पे। जनलोसा ने कंफर्म किया कि हाँ है, लेकिन बोला कि अभी उनका उपयोग करने की जल्दी है। ऐसे इक्विपमेंट का उपयोग करने के लिए एट्रीब्यूट पावर चाहिए होती है, जो बहुत कठिन ट्रेनिंग से मिलती है। फिर जनलोसा ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारे पास सीखने के लिए बहुत वक्त है, क्योंकि वो अभी छोटा है और आगे उसके पास कई 100 साल हैं। हालांकि वो अभी भी सीखने पर जोर दे रहा था, जिससे जनलोसा हैरान और परेशान हो गया। जनलोसा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन उसने अपनी पिल्ले वाली आंखों से पिता से पूछा कि क्या वो इसीलिए नहीं सीख सकता क्योंकि वो छोटा है। जनलोसा ने बताया कि आमतौर पर बचपन खत्म होने के बाद ही कोई सीखता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी चमकीली प्यारी आंखों से अपने पिता को मना ही लिया। जनलोसा को हार माननी पड़ी और उसने सहमति जताई कि वो उसे सिखाएगा। वो बहुत खुश हुआ और चिल्लाकर बोला कि अभी शुरू कर दें। लेकिन जनलोसा ने बताया कि शुरू करने से पहले उन्हें एक जगह जाना जरूरी है। उसने पूछा कि कहाँ जाना है, तो जनलोसा ने अपनी उंगली उठाते हुए बताया कि ड्रैगन नस्ल के बच्चे को अपनी क्षमताओं को पहली बार खोजने के लिए उसे बुजुर्गों से मिलना पड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ जनलोसा की ओर देखता रहा और कुछ समझ नहीं पाया। बाद में वो खुशी से हवेली से बाहर आया और अपने पिता को बुलाने लगा। ये सब जनलोसा सुन रहा था। उसने पूछा कि वे बुजुर्गों के पास कैसे जाएंगे, तो जनलोसा ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा कि वहां पहुंचने के लिए उन्हें उड़ना पड़ेगा। वो अपना चेहरा ढक लिया। जब जनलोसा ने अपनी मजबूत बैंगनी शक्ति को छोड़ा, फिर जब उसने झांक कर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो एक असली ड्रैगन में बदल गया है। जनलोसा ने अपना हाथ खोला और बोला कि चढ़ जाओ। जैसे ही वो चढ़ा, जनलोसा ने ऊपर की ओर उड़ान भरी, उसे संभल कर रहने को कहते हुए। जब जनलोसा ऊपर की ओर उड़ रहा था तो उसने कहने की कोशिश की कि ये तो बहुत ऊंचा है, लेकिन सिर्फ शब्दों के टुकड़े उसके मुंह से निकल पाए। थोड़ी देर बाद जब जनलोसा अभी भी ऊपर की ओर उड़ रहा था तो उसने पूछा कि हम कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं। जनलोसा हंसते हुए बोला कि हम अभी भी बहुत दूर हैं। फिर वो बादलों के पार हो गए। उसे सोचने लगा कि क्या वो वातावरण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चले जाएंगे, लेकिन तभी जनलोसा ने बताया कि हम पहुंचने ही वाले हैं। तब उसने ऊपर एक चमकीली जमीन देखी। वो शॉक्ड हो गया उसे देखकर। तब जनलोसा ने समझाया कि ये ड्रैगन्स का पवित्र स्थल है, जिसे सिल्वर फ्लावर कैसल कहते हैं। फिर वो कैसल के करीब पहुंचे और उसे चकित कर दिया कि वो नजदीक से भी बहुत बड़ा लग रहा था। जनलोसा फिर से इंसान के रूप में बदल गया और बोला कि अंदर चले। वो अंदर गए और केंद्र में जाकर खड़े हो गए, जहां कई ड्रैगन इकट्ठा थे। सैंड्रा, जो 13 ड्रैगन बुजुर्गों का नेता था, ने बताया कि वो लोग आ गए हैं। जनलोसा ने उन्हें आदर पूर्वक सम्मान दिया और अपना परिचय दिया कि वो पेमस का बेटा जनलोसा है, लेकिन वो सिर्फ एक अस्पष्ट हेलो कर पाया। बार्डिस, जो बुजुर्गों में से एक था, ने जनलोसा से पूछा कि क्या ये उसका बच्चा है और बताया कि उसका बच्चा पेमस के पोते के लिए बहुत ही होशियार और सुंदर दिख रहा है, जिस पर पेमस ने बार्डिस को बेवकूफ कहा। फिर जनलोसा ने अपने पिता पेमस को भी सम्मान दिया और पेमस, जो कि 13 बुजुर्गों में से एक थे, ने जनलोसा से कहा कि 623 साल हो गए हैं उसे देख के, और आखिरी बार तो वो यहाँ अपनी पत्नी वैलेंटाइन का परिचय देने आया था। फिर पेमस ने गुस्से में जनलोसा से कहा कि उसे अपने पोते का परिचय कराना चाहिए था जैसे ही वो पैदा हुआ था, और पूछा कि उसे अपने पोते से पहली बार इन बूढ़े लोगों के साथ क्यों मिलना पड़ रहा है। जनलोसा ने समझाया कि लुई तो बस 1 महीने पहले ही पैदा हुआ है, और पेमस से पूछा कि क्या वो लुई को यहाँ लाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। पेमस गुस्से से दूसरी तरफ देखने लगा।
लेकिन फिर मुड़कर उसकी तरफ घूरा जो उसे देख रहा था। वो पेमस को हैरानी से देखता रहा। वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक घूरते रहे। फिर उसने पेमस को प्यार से दादा बुलाया, जिससे पेमस शर्मा गया। फिर हंसते हुए पेमस ने बताया कि वो उसका दादा है और उसे कितना सुंदर पोता मिला है। बाकी ड्रैगन्स ने भी नोटिस किया कि पेमस अपने पहले पोते से बहुत प्यार करने लगा है और माना कि पेमस लंबे समय से एक पोते की तलाश में था। उन्होंने सुझाव दिया कि पेमस को उस पल का आनंद लेने दिया जाए। सैंड्रा ने जनलोसा से पूछा कि क्या वो लुई के एट्रीब्यूट जानना चाहता है और क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है। जनलोसा ने जवाब दिया कि उसे भी यही लगा था, लेकिन लुई ने खुद अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि वो सीखना चाहता है। पेमस ने गर्व से चिल्लाकर कहा कि लुई एक होशियार बच्चा है, बिल्कुल अपने दादा की तरह, जिससे सैंड्रा परेशान हो गया और पेमस को चुप रहने को कहा। सैंड्रा को पता था कि पेमस कभी चुप नहीं बैठेगा, इसलिए उसने लुई को केंद्र में आने का आदेश दिया। वो अपने पिता की ओर चिंतित होकर देखने लगा, लेकिन जनलोसा ने उसे आश्वस्त किया कि ये कुछ भी सीरियस नहीं है, बस उसे बिल्कुल स्थिर खड़े रहना है। इसीलिए वो केंद्र में आया और जैसा जनलोसा ने कहा था वैसे ही स्थिर खड़ा रहा। सैंड्रा ने ऐलान किया कि वो शुरू करने जा रहे हैं और सभी ने अपने हाथ में से कुछ छोड़ा। फिर उसके सामने अलग अलग रंग की रोशनियां निकलने लगीं, जिससे वो हैरान रह गया। सैंड्रा ने उसे आंखें बंद करने और अपने साथी के लिए पुकारने का आदेश दिया। उसने सैंड्रा के इशारों का पालन किया, अपने साथी से मिलने के लिए पुकारा और फिर उससे एक तेज रोशनी निकली। सैंड्रा हैरान रह गया उसकी एट्रीब्यूट देखकर, और जनलोसा भी चकित रह गया कि वो एक रेयर एट्रीब्यूट था, समय। जनलोसा खुश हुआ क्योंकि रेयर एट्रीब्यूट आम तौर पर प्राकृतिक एट्रीब्यूटों से मजबूत होता है, जिसे उसे लगा कि उसका बेटा एक प्रतिभाशाली है। पेमस के हाथ में उसकी एट्रीब्यूट ताकत थी, जिस पर पेमस ने गर्व से घोषणा की कि ये उसकी वंशावली के अनुरूप है और उसमें 2 एट्रीब्यूट हैं। अचानक लुई के हाथ में एक और एट्रीब्यूट दिखाई दी। सैंड्रा चिल्लाया और हैरान रह गया कि एक स्पेस एट्रीब्यूट भी, जिसका मतलब था कि 3 एट्रीब्यूट। उन सभी को पता था कि पहले ड्रैगन किंग के बच्चे और सबसे बुरे ड्रैगन, जिसे एविल रॉड बेरर ने निगल लिया था, ड्रैगन जनजाति के लंबे इतिहास में 3 एट्रीब्यूटों वाले एकमात्र 2 ड्रैगन थे। लेकिन फिर एक और एट्रीब्यूट सफेद ड्रैगन के हाथ में आ गई, जिसने हकलाते हुए सिर्फ ये पूछा कि क्या लुई में मानसिक एट्रीब्यूट भी है। फिर एट्रीब्यूट्स उस पर बरसने लगीं, जिससे एक तेज रोशनी फैल गई, जिसे देखकर जनलोसा को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। उन सभी ने देखा कि वो चारों एट्रीब्यूट से घिरा हुआ है और खुशी से कूद रहा है। उसने अपने एट्रीब्यूट्स की प्रशंसा की, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखा तो सभी बुजुर्ग ड्रैगन उसे डरते हुए निहार रहे थे। उसने पूछा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जबकि उसके पिता भी साइड में शॉक्ड थे। बाद में वो लोग अपने महल वापस लौटे और वो एक कुर्सी पर बैठकर अपने चारों रेयर एट्रीब्यूट के बारे में सोचने लगा। उसने समझा कि ये एक ऐसी प्रतिभा है जिसने ड्रैगन्स को भी मूक कर दिया है और इसकी संभावनाएं इतनी विशाल हैं कि ये मूल कहानी के संतुलन को भी बाधित कर सकती है। वो सोचने लगा कि क्या वो ऐसी असाधारण क्षमता के साथ आगे की सारी घटनाओं का प्रबंध कर पाएगा। उसे लगा कि कहानी का प्रवाह उसकी क्षमताओं की वजह से बदल गया होगा और शायद वो लोग नाराज होंगे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन फिर वो आह भरा, सोचते हुए कि सबसे बड़ी प्रतिभा होने का क्या फायदा अगर मैच्योर होने से पहले ही उसकी मौत हो जाए। एक पल के लिए उसे अपनी संभावित मृत्यु के बारे में सोचकर उदासी हुई, लेकिन फिर उसमें आत्मविश्वास भर गया और उसने माना कि उसकी प्रतिभा ने संकट लाया है, लेकिन ये एक अवसर भी पेश करती है। वो एक किताब उठाकर सोचने लगा कि अपनी प्रतिभा को बढ़ाने से उसके बचे रहने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। सबसे अहम बात यह थी कि वो मूल कहानी का सबसे कमजोर किरदार नहीं था। उसमें अपने पिछले जीवन की यादें थीं और आने वाले संकट के बारे में पता भी था। वो इस ज्ञान का फायदा उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित था ताकि वो बच सके। वो सोचने लगा कि क्या उसे एट्रीब्यूट को नियंत्रित करने वाले मैजिक स्किल्स को मास्टर करना चाहिए या फिर शारीर में एट्रीब्यूट को संभालने वाले मार्शल आर्ट्स को। वो सोचने लगा कि क्या उसे अपने बचाव के लिए पहले किसी एक को मास्टर करना चाहिए या दोनों को साथ सीखना चाहिए। फिर वो आत्मविश्वास से सोचने लगा कि उसका शरीर एक ड्रैगन का है जिसमें भरपूर माना है और जो चारों एट्रीब्यूट के साथ पैदा हुआ है, इसलिए वो थोड़े प्रयास से महानता हासिल कर सकता है। फिर उसने किताबें अपने सामने रखी, तुरंत शुरू करने के लिए तैयार। कुछ पलों बाद जनलोसा पीछे से आया और बड़े बर्तन में भोजन लिए पूछा कि क्या वो लंबे समय तक इंतजार कर रहा था। फिर उसने बड़े कटोरे में भोजन पेश किया और बोला कि अब खाने का समय है। भोजन देखकर उसके मुंह में पानी आ गया
और वो सोचने लगा कि क्या पहले स्नैक्स ले ले। उसने अपने भोजन में पोषण नोटिस किए। नीले बर्फ के क्रिस्टल की तरह दिखने वाला वाटर एट्रीब्यूट पोषण, लकड़ी का एट्रीब्यूट पोषण जो किसी चबाने योग्य टहनी की तरह था, हवा का एट्रीब्यूट पोषण जो कॉटन कैंडी की तरह फुलफुला स्काई जेलीफिश था, और ठंडक भरने वाला बिजली का एट्रीब्यूट पोषण जो किसी थंडरबर्ड का दिल था। उसे पता था कि हालांकि ये पोषण ऐसी ऊर्जा रखते हैं जो सामान्य प्राणियों को मार सकती है, लेकिन ड्रैगन में एक स्थायी अंग होता है जिसे ड्रैगन हार्ट कहते हैं, जो प्रकृति के माना को उनकी अपनी एट्रीब्यूट में बदल सकता है। इसीलिए ऐसा भोज खाया जा सकता है। वो खाना शुरू कर दिया, जानते हुए कि उसे बहुत खाना पड़ेगा और तेजी से बड़ा होना होगा, लेकिन खाते खाते वो सो गया, जिस पर जनलोसा चुपके से हंसा, सोचते हुए कि वो शायद बहुत थक गया है। जब वो अपने बिस्तर पर शांति से सो रहा था तो उसके पास एक बैंगनी गोला घूम रहा था। वो धीरे धीरे घूमा और एक कांटे में तब्दील हो गया। पूरी तरह से बन जाने के बाद वो जोर से नीचे गिरा और फर्श में धंस गया। फिर वो बैंगनी शक्ति उसके पास आई और गायब हो गई। अगले दिन सुबह वो इस बात पर हैरान था कि वो कब सो गया। याद आया कि वो बस स्नैक्स खा रहा था। फिर जनलोसा ने कहा कि अब उठने और खाना खाने का समय है। उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन नीचे उतरते ही कुछ ने उसे वापस खींच लिया, जिससे वो गिर पड़ा। फिर उसने अपने चेहरे के पास एक तेज कांटा देखा, जिससे वो शॉक्ड रह गया। उसने कांटे को पकड़ा, सोचते हुए कि क्या वो फर्श में धंसे कांटे से लगभग मर ही गया था। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी बेतुकी मौत का खतरा उसके सामने था। फिर उसने देखा कि उसकी पूंछ से एक रस्सी बंधी हुई है, जिससे वो हैरान रह गया कि ये सारी सुर्खियां कहां से आ रही हैं। वो डर से सिहर उठा जब उसे पता चला कि रस्सी उसके खरगोश टेडी बियर टोटो से जुड़ी हुई थी। वो टोटो को वहीं खींचते हुए चला गया, कहते हुए कि टोटो ही वो एकमात्र है जिसे वो अपनी मन की बात कह सकता है। फिर उसने फैसला किया कि वो अपने पिता से उसे ठीक करने के लिए कहेगा। खाने की मेज पर जनलोसा टोटो को ठीक कर रहा था जब वह खाना खा रहा था। उसने जनलोसा से कहा कि जब टोटो टूट गया तब वो दुखी हुआ। जनलोसा ने उसे आश्वासन दिया कि वह टोटो को अच्छी तरह से ठीक कर देगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं, और जब वह चौंक कर जाग गया तो वह बिस्तर पर था। उसने सोचा कि वह यहाँ कैसे पहुंच गया। एक बार फिर उसने जनलोसा को कहते हुए सुना, उठ जाओ और खाना खाओ। जब वह उतरने ही वाला था तो उसने देखा कि टोटो ठीक कर दिया गया था जो उसके पास था। इस पर वह हैरान हुआ कि यह कब ठीक हुआ। फिर उसने डरते हुए अपने डैड से कहा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। जनलोसा चिंतित हो गया और पूछा कि क्या उसे कहीं दर्द हो रहा है। उसने जवाब दिया कि वह नहीं जानता, लेकिन उसकी याददाश्त धुंधली हो रही है और उसे अजीब सी नींद आ रही है। जनलोस मुस्कुरा रहा था, जिससे वह परेशान हो गया। फिर जनलोसा ने उसे बताया कि शायद अब वक्त आ गया है। उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है। जनलोसा ने कहा कि यह परेशानी नहीं है, बल्कि उसके सोने की अवस्था आ रही है। उन्होंने उसे समझाया कि एक ड्रैगन के 2 सोने की अवस्थाएं होती हैं बढ़ने के लिए, और इसलिए उसे नींद आ रही है क्योंकि उसकी पहली सोने की अवस्था नजदीक आ रही है। उसने जनलोसा से पूछा कि वह कितने समय तक सोएगा। जनलोस ने जवाब दिया कि कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन लगभग 100 साल हो सकते हैं। यह सुनकर वह डर गया। उसने गालियां दी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने उसके मरने का सपना देखा था और अब उसे 100 साल सोना था। इससे उसे लगा जैसे उसकी जान ले ली जा रही हो। वह दौड़ता हुआ रोता चिल्लाया, ऐसा नहीं हो सकता, और जनलोसा हैरान रह गया। फिर उसने अपने सिर पर कपड़ा बांधा और एक किताब खोलकर दृढ़ निश्चय से सोचने लगा कि उसे जागते रहने की कोई योजना बनानी चाहिए। उसने सोचा कि वह खाना नहीं खाएगा क्योंकि पेट भरने से नींद आती है। नहाना नहीं चाहिए क्योंकि नहाने से आराम मिलता है। हरकतों को कम करना चाहिए ताकि थकान न हो, और बिस्तर के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि बिस्तर देखते ही नींद आने लगती है। अपनी योजना लिखने के बाद उसने तय किया कि वह जितना हो सके जागता रहेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे भूख और थकान महसूस हुई और नींद आने लगी। अचानक उसने पीछे से किसी के आने की आवाज सुनी। जब उसने पीछे देखा तो जनलोस था, जो 1 चम्मच खाना लेकर आ रहा था और चिल्ला रहा था, तुझे खाना चाहिए। जनलोसा ने उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। जनलोस ने उसका नाम लेकर चिल्लाया। फिर वह लाइब्रेरी में चला गया और सोचने लगा कि यह करीबी मामला था और वो लगभग खा ही लेता। उसने किताब को देखा और सोचा कि जब तक वह सोने से बचने का रास्ता न निकाले तब तक उसे अपनी रक्षा करनी होगी। किताब में उसने पढ़ा कि जागने के लिए उसे खड़े रहना चाहिए, अपनी रानों को चुभोना चाहिए, कुछ तीखा खाना चाहिए, अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कना चाहिए और किताबें पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर धीरे धीरे
उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसने अपने चेहरे पे जोर से थप्पड़ मारा ताकि वह सो न जाए, लेकिन थकान शरीर पर हावी हो रही थी। उसने एक बार फिर अपने चेहरे पे थप्पड़ मारा, लेकिन वह नींद को रोक न सका और बेहोश हो गया। बाद में जनलोसा लगातार उसका नाम लेकर पुकार रहा था ताकि वह जाग जाए, और वह चौंक कर जाग गया। जनलोसा ने उससे पूछा कि क्या उसने अच्छी नींद ली, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसने नींद नहीं ली, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी। जनलोसा ने उसे बधाई दी, जिससे वह भ्रमित हो गया, और उसने अपने पिता से पूछा कि बधाई का क्या मतलब है। जनलोसा ने जवाब दिया कि वे उसकी 100वीं जन्मदिन की सालगिरह मना रहे हैं। 100 साल पहले जनलोसा उसके कमरे में आया और उसका नाम पुकार कर बता रहा था कि उसके लिए उसने नाश्ता लाया है, लेकिन उसने देखा कि लुईस किताबों के बीच सो रहा है। समझ गया कि वह उस प्यारी किताब को पढ़ते पढ़ते सो गया होगा। उसने उसे धीरे धीरे उठाया और बिस्तर पर लिटाया। जनलोसा चिंतित था और सोचने लगा कि यदि उसने सोने से पहले थोड़ा और खा लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन चूंकि वह पहले ही सो चुका था, इसलिए उसने बस यही आशा की कि वह सुरक्षित जागे। फिर जनलोसा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे शुभ रात्रि कही और कहा कि कल मिलेंगे। जब जनलोसा शांतिपूर्वक अपने कमरे में काम कर रहा था, तब अचानक उसने एक भारी आवाज सुनी, जिससे वह चौंक गया और लुईस के कमरे की ओर भागा। उसने पूछा, ये क्या आवाज थी, और देखा कि लुईस बिस्तर में फंस गया है। उसने तुरंत लकड़ी को हटाया और चिंतित होकर लुईस से पूछा कि क्या वह ठीक है और क्या उसे चोट लगी है, लेकिन लुईस शांतिपूर्वक अपनी नींद में बात कर रहा था। आसपास देखने पर उसे कोई भी सुरंग या अंदर घुसने के निशान नहीं मिले, और वह यह नहीं मान सका कि महंगी लकड़ी से बने पैर आसानी से टूट गए होंगे। उसने लुईस को उठाया ताकि उसकी देखभाल कर सके, लेकिन आगे के दशकों में कई रहस्यमय घटनाएं होती रहीं, जैसे कोई लुईस को मारने की कोशिश कर रहा हो। वह कई बार मरने के करीब पहुंच गया। जनलोसा समझ नहीं पाया कि ऐसी चीजें उसके बेटे के साथ क्यों हो रही हैं। इसलिए सुरक्षा के उपाय के तौर पर उसने हर संभव तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की, जिससे जनलोसा की आयु थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन इससे वह अपने बेटे को सुरक्षित रख सकता था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछले 60 सालों में जनलोसा को एक भी अच्छी नींद नहीं आई थी, और लुईस की जान को लेकर 4120 खतरों के बाद उसे लगने लगा कि कोई वाकई लुईस को मारने की कोशिश कर रहा है, जिसे सोचने लगा यह किसका काम हो सकता है। जनलोसा जानता था कि दुनिया भूल चुकी है कि ड्रैगन कभी थे, और सिर्फ कुछ जीनोमॉर्फ्स ही उनके अस्तित्व से परिचित हैं। इसलिए वह सोच रहा था कि बिना उसके जाने कोई भी जीव लुईस को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसे यह भी पता था कि केवल ड्रैगन ही इतनी शक्ति रखते हैं, लेकिन आसपास रहने वाले सभी लोग अपने क्लैन के बच्चों की रक्षा जान देकर करते हैं। इसलिए उसे लगा कि शायद सभी घटनाएं सिर्फ संयोग थीं। जनलोसा के शांतिपूर्ण महल में एक विशाल विस्फोट हुआ, जिससे एक रोबोट गार्ड उड़ गया। जनलोसा ने उन्हें देखा और गुस्से से पूछा कि ये निरीह प्राणी उसके बेटे को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। गार्ड ने उस पर हमला किया, लेकिन उसने बस हाथ उठाया और अपनी शक्ति छोड़ दी। काली शक्ति ने गार्ड को निगल लिया और बैंगनी रोशनी ने उन्हें तुरंत मार डाला, लेकिन ये यहीं नहीं रुका। उसकी शक्ति ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर जनलोसा ने अपनी शक्ति वापस ले ली और फर्श पर पड़े गार्ड के टुकड़ों को घूरने लगा। अचानक दृश्य बदला और जनलोसा अपने पिता पामस के पास आया, लेकिन पामस ने उससे कहा कि यह बेकार है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लुईस को भविष्य में और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, जैसा कि पहले राजा ड्रैगन के साथ हुआ था। जनलोसा सोच रहा था कि क्या लुईस की प्रतिभा इतनी महान है कि लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपना हाथ मुट्ठी में बांधा और सोचा कि चाहे कुछ भी हो, भगवान, भाग्य या कुछ और, वह लुईस की हर चीज से रक्षा करेगा। वर्तमान में लुईस आईने में अपने चेहरे को देख रहा था। उसे लगा कि शायद वह थोड़ा बड़ा हो गया है। वह गुस्से से कूदने लगा और चिल्लाने लगा कि 100 साल सोने के बावजूद उसकी हाइट बहुत कम बढ़ी है। फिर उसे एहसास हुआ कि पहले वह ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब उसे लगा कि उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया है। उसने सोचा कि जब वह हर रोज मरने के कगार पर था, तो फिर वह अब कैसे जिंदा बचा। उसे नहीं पता था कि इससे क्या सोचे। कुछ देर बाद उसने सोचा कि इस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस इतना जानना चाहिए कि वह जिंदा है। फिर जनलोसा ने उससे कहा कि खाना लगभग तैयार है और उसे तैयार होकर नीचे आना चाहिए। लुईस ने हाँ कहा। लुईस ने जनलोसा की आंखों के नीचे गहरे घेरे देखे और सोचने लगा कि उसके पिता को क्या परेशानी है और क्या वह बूढ़े हो रहे हैं। इससे उसे लगा कि वह वाकई एक त्रासदी है। लेकिन फिर उसने गर्व से घोषणा की कि अब से वह एक अच्छा बच्चा होगा और अपने पिता की बात मानेगा। लुईस ने प्यार से अपने पिता से कहा कि वह उसका इंतजार करे,
क्योंकि वह भूखा है। फिर उसने पूछा कि उसके पिता इतने थके क्यों लग रहे हैं, लेकिन जनलोसा ने सिर्फ पलट कर पूछा कि क्या वह थका हुआ लग रहा है। लुइस ने हाँ कहा और उससे कहा कि काम करने से पहले वह कुछ आराम कर ले। जनलोसा हंसकर सहमत हो गया। साल बीत गए और एक छोटा बच्चा पेड़ के पास खड़ा था। लड़के ने अपने सामने के पेड़ को देखा, अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और नीचे की ओर लहराई, जिससे पेड़ गायब हो गया। अपनी ट्रेनिंग से थककर लड़के ने किसी को मास्टर पुकारते हुए सुना। लोइस को एक तौलिया उसमें लिपटी हुई कोई चीज थमा दी। उसने तौलिया पकड़ा और खोला तो एक छोटी नौकरानी उसमें छिपी हुई निकली। महिला चिल्लाई और कहा कि वह देख सकती है कि वह अपने इंसान के रूप में आ गया है और वह वाकई पवित्र और महान ड्रैगन क्लैन से है। लेकिन वह सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा, जिससे वह उसकी खामोशी के बारे में पूछने को मजबूर हुई। उसने कहा कि अभी तो 100 साल बीत चुके थे और उसे फिन्न को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या वह उसे अपना मास्टर न बुलाए। फिन्न लगभग हकलाते हुए कहा कि वह वाकई उसका मास्टर है और उच्च ड्रैगनों का सम्मान करना उनके जैसे परियों के लिए बहुत बड़ी बात है। उसने तौलिए की तरफ देखा और महसूस किया कि उसने इस सम्मान को नहीं समझा था। उसने याद किया कि जब पहली बार उसकी निद्रा टूटी थी तो उसने एक आवाज सुनी थी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन उसे लगा कि उसने कुछ सुना था और मेज पर एक डिब्बा हिल रहा था। तभी फिन्न डिब्बे से बाहर आई और सांस लेने लगी, जिसे देखकर वह चौंक गया और अपनी पूंछ हिलाकर उसे दीवार से चिपका दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। उसने उसकी तरफ देखा और सोचा कि यह क्या मच्छर जैसी चीज है। फिर उसने एक पेन से उसे उठाया और हवा में उछाल दिया। वह चौंक कर जाग गई और स्वयं को छुड़ा लिया। फिर उसने खुद को स्टारलाइट फेरीज की रॉयल्टी में से एक फिन्न बताया और कहा कि वह उसकी सेवा करना अपना सौभाग्य समझेगी। लेकिन वह सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा, जिससे वह नीचे उतरने को मजबूर हुई। नीचे आकर उसने पूछा कि वह किस तरह की सेवा की बात कर रही है। फिन्न ने पास का एक कपड़ा उठाया और उसे दिखाया। फिर उसने कुछ खूबसूरत कपड़े निकाले और बताया कि स्टारलाइट परियों ने मिलकर एक स्टारलाइट पेरी डिस्गाइज प्ले सेट वर्जन 23 तैयार किया है। इस सेट में पुरुषों और महिलाओं, राक्षसों और देवताओं के लिए कपड़े शामिल हैं, ताकि ये किसी भी स्थिति में पहना जा सके। सेट में प्रतिबंधित संस्करण भी शामिल हैं और इसकी मुख्य आकर्षण फिन्न खुद है, क्योंकि उसका शरीर किसी भी कपड़े के लिए उपयुक्त है। समझते ही कि यह एक गुड्डियों के कपड़ों जैसा सेट है, उसने पूछा, क्या उसका मतलब है कि वह उन्हें फिन्न पर पहना सकता है? फिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा कि चूंकि वह पवित्र, महान और बुद्धिमान बेबी ड्रैगन है, इसलिए उसने सही समझा है। लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया और फिन्न को दूर फेंक दिया। वो अपने बाप से सवाल किया कि ऐसी गिफ्ट क्यों दी गई, तो पता चला कि ये हैचलिंग्स के बीच बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये सोच कि एक जीवित प्राणी को गुड़िया की तरह रखना उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था, इसलिए उसने सोचा कि गिफ्ट वापस कर दे। लेकिन फिन्न आंसू आंखों में लेकर उसकी पूंछ से लिपट गई और मना करने लगी कि उसे दूर न करे। वो कुछ भी कर सकती है, उसकी लॉन्ड्री भी कर सकती है। उस पल उसने समझा कि एक ड्रैगन का कंपेनियन बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है और फिन्न के लिए ये ग्रेटनेस तक ले जाने वाली राह है। उसे याद आया कि पहला फेरी किंग भी पहले ड्रैगन किंग का बचपन का दोस्त था। कुछ दिनों के रोने रापटने के बाद 800 साल की फिन्न को सबऑर्डिनेट बना लिया गया। बड़ी होने की वजह से वो उससे ज्यादा जानती थी और कुछ चीजों में समझने में उसकी बहुत मदद करती थी। जब वो किसी बारे में सोच में डूबा हुआ था तो फिन्न ने पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं। उसके एक्सरसाइज खत्म हो गए थे तो वो पढ़ने वाला था। फिन्न ने उसकी इनेट टैलेंट से स्पेशल मैनिपुलेशन करके उसके लिए बुक्स और खाना पीना निकाल लिया। उसके लिए माना सेपरेशन और मैनिफेस्टेशन की एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की एक किताब निकाली। उसने फिन्न को धन्यवाद दिया। अचानक आंधी आई और आसमान अंधेरा हो गया। ये पहले भी हुआ था कई बार। बिजली गिरी तो फिन्न ने उसका नाम लेकर पुकारा, मगर वो शांत रहा और अपनी वॉच में बिजली को कैप्चर कर लिया। खुशी से उसने अपनी वॉच दिखाई और कहा कि ऐसे कई मौके आए थे जब उसने बिजली को कैप्चर किया था। फिन्न ने बताया कि वॉच में थंडर एलिमेंटल स्टोन है। जितनी प्योर और पावरफुल बिजली होगी उतनी ही जेंटली वो फ्लो करेगी, लेकिन ये एक लो ग्रेड अनस्टेबल स्टोन है और अगर और बिजली एब्जॉर्ब की तो सैचुरेट हो सकती है। फिर एक और बिजली गिरी तो फिन्न घबरा गई और डर के मारे उसके पास आई, लेकिन उसने एक पल के लिए स्टार्टल होके उसको स्पेशल डिस्टॉर्शन फील्ड से डिफ्लेक्ट कर दिया। फिन्न हैरान रह गई कि वो टियर 1 मैजिक का ये एडवांस टेक्निक जानता है। वो बहुत एक्साइटेड हुई कि उनके कंबाइंड एफर्ट्स से फेरी क्लैन के लिए वो कुछ बड़ा कर सकती है,
जो फेरी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। फिन उनकी फ्यूचर अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में सोचने लगी। उसके एम्बिशियस प्लान्स के बारे में उसको पता चला। उसका रिसेंट फोकस स्पेशल शील्ड्स पर था। इससे वो सोच रहा था कि ऐसा नॉलेज लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स को कैसे बदल सकता है। उसकी स्पेशल एबिलिटीज टियर 1 के करीब थीं, जबकि उसके स्पेस एंड टाइम एट्रीब्यूट्स टियर 3 पर थे, लेकिन उसका माइंड एट्रीब्यूट टियर 5 पर था। उसने रियलाइज किया कि उसका सर्वाइवल फोकस्ड अप्रोच ने गलती से उसके दूसरे एट्रीब्यूट्स को नेग्लेक्ट कर दिया था। इस गलती से उसने इम्प्रूवमेंट का रास्ता देखा और वो परसिवियर करने का वादा किया। डेवलपमेंट जारी रखने के लिए उसने फिन से अगली किताब मांगी, जिसे उसने खुशी खुशी दे दिया। बाद में डाइनिंग टेबल पर वो अपने बाप से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जनलोसा दुखी होकर जवाब देता है कि वो सिल्वर फ्लावर कासल जा रहा है, क्योंकि क्रेजर रिटायर हो रहा है। वो पूछता है कि क्रेजर उसका दादा नहीं है। जनलोसा जवाब देता है कि हाँ, क्रेजर रिटायर हो रहा है, लेकिन वो सोचता है कि इसमें उसके पिता थोड़ा ज्यादा ही इन्वॉल्व्ड है। वो लुइस को बताता है कि दादा के दोस्त भी उसके दादा जैसे हैं। लुइस सोचता है कि अब वो हमेशा अपनी मर्जी करेगा। वो जनलोसा को बताता है कि वो समझता है कि दादा रिटायर हो रहे हैं, लेकिन पूछता है कि क्यों उसको वहां जाना पड़ रहा है। जनलोसा जवाब देता है कि उसे एल्डर केशर की पोजीशन मिली है। वो हैरान होकर अपने बाप को गर्व से बताता है कि वो कितना पावरफुल है। जनलोसा जवाब देता है कि अगर वो ऐसा कहता है तो सही ही होगा। वो जानता है कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसका बाप भी बहुत बढ़ा है सालों के हिसाब से। उसका बाप, जो लंबे समय से टॉप टियर था, आखिरकार डार्क एट्रीब्यूट्स में टियर 0 तक पहुंच गया। औसत ड्रैगन भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाप ने 4000 की उम्र में ही कर लिया है, जो ड्रैगन के लिए बहुत कम उम्र है। इतना कि जनलोसा फाइनल बॉस हो गया। वो याद करता है कि ओरिजिनल स्टोरी में जनलोसा द बर्सर्कर, जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह किया था, उसके 2 मुख्य एट्रीब्यूट्स डार्क और मैजिक थे। उन दोनों एट्रीब्यूट से जनलोसा का पूरा शरीर काला हो गया था और उसे डेविल का दूसरा अवतार कहा जाता था। लेकिन वो सोचता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 150 सालों से वो कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि ऐसा होने ना दे। आमतौर पर हैचलिंग्स के माँ बाप को ये ड्यूटी नहीं दी जाती, लेकिन इस बार इस पोजीशन के लिए कोई और काबिल नहीं है और सक्सेशन प्रोसेस आमतौर पर बहुत लंबा होता है, लेकिन इस बार सिर्फ 10 साल का हो। वो दुखी होकर अपने बाप से पूछता है कि क्या ये 10 पूरे साल होंगे। जनलोसा उसके पास आकर दुखी होकर मुस्कुराता है और कहता है कि ये जल्दी गुजर जाएगा, जिससे जनलोसा हैरान हो जाता है। फिर वो जनलोसा को बताता है कि उसने सोचा था कि इसमें और कुछ 100 साल लगेंगे, लेकिन 10 साल तो सिर्फ 1 दशक है और उसने हाल ही में लॉलेसनेस थ्योरी पढ़नी शुरू की है, इसलिए वो इसे स्पीड अप करेगा। लेकिन जब वो देखता है कि उसका बाप साइड में उदास बैठा है, तो वो रुक जाता है। वो जनलोसा से पूछता है कि क्या वो रोए और वो उससे मिन्नत करे कि वो न जाए। जनलोसा आंसू भरी आंखों से जवाब देता है कि वो नहीं जानता कि क्या उम्मीद करनी चाहिए। फिर जनलोसा उससे पूछता है कि क्या वो कुछ खास खाना चाहता है और उससे कहता है कि उसे सेकंड दे, क्योंकि वो उसके लिए और स्नैक्स लाएगा। वो सांस लेकर अपने बाप को बताता है कि अब वो बच्चा नहीं रहा। अगले दिन मैंशन के बाहर जनलोसा उसे बताता है कि न्यूट्रिशन पिल्स फ्रिज में हैं, इसलिए उसे प्रैक्टिस करने के लिए खाना नहीं छोड़ना है। वो जोड़ता है कि उसके कमरे की तीसरी ड्रॉर में आपातकालीन फर्स्ट एड किट है, इसलिए अगर वो बीमार पड़े तो उसे ढूंढना और इस्तेमाल करना। जैसे ही जनलोसा कुछ और कहने वाला होता है, वो उसे टोक देता है और चिल्लाकर कहता है कि वो ठीक रहेगा और जनलोसा को अभी चले जाना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से वही सलाह दोहरा रहा है। वो गुस्से से जनलोसा को बताता है कि वो अब बच्चा नहीं है और वो सिर्फ 10 साल के लिए अकेला रहेगा। फिर जनलोसा उसे कुछ देता है और समझाता है कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्टोन है। ये जोड़ी में आते हैं और जब एनर्जाइज्ड किए जाते हैं तो लंबी दूरी पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो कम्युनिकेशन स्टोन्स को देखकर सोचता है कि ये काफी महंगे लग रहे हैं। वो अपने बाप से पूछता है कि क्या वे सिल्वर फ्लावर कैसल पर भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। जनलोसा एक पल के लिए हैरान हो जाता है और दुखी होकर महसूस करता है कि स्टोन्स की रेंज इतनी दूर तक नहीं फैलती, जिससे उसे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे सबसे समझदार लोग भी ओवरलुक कर देते हैं। वो जनलोसा से कहते हुए कम्युनिकेशन स्टोन को अपनी जेब में रख लेता है कि उसने हमेशा कहा है कि जब कोई खबर नहीं होती तो ये अच्छी बात होती है, इसलिए उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए, जिससे जनलोसा लगभग तुतलाते हुए सहमति जताता है। फिर जनलोसा अपने पंख फैलाता है और कहता है कि शायद अब जाने का वक्त है और अगर उसे कुछ चाहिए तो वो उसके कमरे में देख सकता है। फिर जैसे ही जनलोसा उड़ जाता है, वो चिल्लाकर कहता है
कि अगर उसे बोर लगे तो वो उसकी किताबें भी पढ़ सकता है, और उसे याद दिलाता है कि उसे खाना नहीं छोड़ना है और अच्छी तरह खाना चाहिए। जनलोसा अभी भी चिल्लाकर कहता है कि शहर के बाहर जाना खतरनाक है, इसलिए उसे बाहर वहां नहीं जाना, जिससे उसे लगता है कि उसका बाप ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। लेकिन समझ में भी आता है क्योंकि पिछले 100 सालों से जनलोस ने उसे बहुत से खतरों से बचाया है। फिर वो मुस्कुराता है और महसूस करता है कि कुछ समय के लिए वो अकेला रहेगा। वो खुशी से कूदता है और अपने मैंशन की ओर दौड़ता है और चिल्लाता है कि अब यह उसका मैंशन है। लेकिन बाद में वो डर से बैठ जाता है जब फिन्न रोती है और उससे मदद मांगती है। फिर 2 लोग फिन्न के पास आते हैं और हंसते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं, जबकि वो उनसे दूर रहने को कहती है। वे सिर्फ उसे पकड़ लेते हैं और डरावनी तरह से हंसते हैं, जिससे फिन्न उससे बचाने की मिन्नत करती है। वो उन 2 लोगों से फिन्न को बचाता है और गुस्से से उनसे पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। ट्विंस लुइस की ओर गए और एक साथ बोलना शुरू कर दिया, जिससे वो परेशान हो गया। उसने उनसे एक एक करके बात करने को कहा। बड़ी बहन केनी ने बताया कि उनके पिता सिल्वर फ्लावर कैसल चले गए हैं और उन्हें अपने आप पर छोड़ दिया है। छोटे भाई केन ने जोड़ा कि जनलोसा ने कहा था कि वो 10 साल बाद वापस आएंगे, इससे वो उसके लिए चिंतित थे। केनी ने बताया कि वे लुइस का अकेलापन दूर करने आए हैं, लेकिन यह बात उसे खलने लगी और उसने शायद थोड़े रूखे अंदाज में उन्हें जाने को कहा। केन ने उसकी इस रवैये पर सवाल उठाया और केनी ने इशारा किया कि लुइस ने कोई सीमा का उल्लंघन किया है। लुइस उन ट्विन ड्रैगन के बारे में सोचने लगा जो एक पड़ोसी पहाड़ी पर रहते हैं। वे 1000 साल के अंतराल से पैदा हुए थे। उसके पिता ने लुइस को उनसे मिलवाया था ताकि वह अपनी धीमी बढ़त से निराश न हो। शुरुआत में उनकी बच्चों जैसी दिखने वाली शरारतें प्यारी लगी थीं, लेकिन जल्द ही उनकी यह हरकतें परेशान करने लगी। उसके अकेलेपन में उनकी आवाज से परेशान होकर उसने सोचा कि शायद उनसे मिलवाना गलती थी। लेकिन ट्विंस ने भी अपना हट नहीं छोड़ा और कहा कि वे उसे साथ देने आए हैं। केन ने मजाक में एक तलवार निकाली और मनोरंजन के लिए उसे दी। तलवार देखकर लुइस ने जल्दी से उसे वो हथियार ले लिया और उसकी बनावट तथा अनोखे बिजली के क्रिस्टल को देखने लगा। पूछने पर ट्विंस को नहीं पता था कि यह कहां से आई है। केन ने कहा कि उसने ये अपने पिता के स्टोरेज रूम से ली है। फिर केनी ने भी 2 और तलवारें निकाली और कहा कि वो भी उन्हें अपने पिता के स्टोरेज रूम से लाए हैं। लुइस ने पूछा कि क्या उन्होंने अंकल कार्लोस से इजाजत ली थी, जो उनके पिता हैं, लेकिन वे चुप रहे। तो लुइस को समझ आ गया कि उन्होंने चोरी की है। लुइस को पता था कि यह तलवार स्पेशल मैजिक तलवार है और उसमें एक स्पेशल एट्रीब्यूट स्टोन है। इसमें उससे कहीं ज्यादा शक्ति है। उसने देखा कि क्रिस्टल चमकने लगा था और उसकी लाइन शायद मैजिक सर्कल है। उसने सोचा कि इससे कुछ होगा और फिन से पूछा कि वह क्या सोचती है। फिन ने कहा कि शायद यह खराब हो गया है और इसकी पावर खत्म हो गई है। उसने बताया कि यह बहुत ही उच्च स्तरीय जादू की वस्तु है, लेकिन उसने कई ऐसी सबस्पेस तलवारें और छड़ियां देखी हैं। यह सर्कल बहुत जटिल है, इसलिए इसके अंदर का सबस्पेस बहुत बड़ा होगा। ये सुनकर लुइस मुस्कुराया और चिल्लाया कि वह इसे आजमाएगा। उसने सोचा कि जब यह तलवार ड्रैगन के खजाने से आई है तो कार्लोस ने इसके सबस्पेस में कुछ बहुत बड़ी चीज छिपा रखी होगी। उसने सोचा कि वह उसे अपने लिए ले लेगा। कुछ घंटे बाद वो तलवार को ठीक करने में व्यस्त था, जबकि ट्विंस उसके सामने लेटे हुए थे। केनी ने कहा कि वो बोर हो रही है और केन ने पूछा कि यह कब खत्म होगा। अचानक लुइस चिल्लाया तो ट्विंस ने उत्साहित होकर उसकी ओर देखा। लुइस ने गर्व से बताया कि उसने इसे ठीक कर दिया है, जिससे ट्विंस उत्साहित हो गए और उससे इसे टेस्ट करने को कहा। लुइस ने उन्हें रुकने को कहा क्योंकि वो पहले एलिमेंटल पावर उसे शुरू करने देगा। उसने अपनी पावर से इसे शुरू किया, लेकिन उसे लगा कि यह उससे कुछ ज्यादा ही एनर्जी मांग रहा है। उसने सोचा कि यहाँ क्या रखा गया होगा। अचानक स्टोन से एक सर्कल निकला जो बड़ा होता गया। उसने अपना चेहरा छिपा लिया और पूछा कि यह सब स्पेस नहीं है तो क्या है। सर्कल उनके आसपास की हवा को निगलने लगा, जिससे वो घबरा गया। लेकिन फिर एक चमकीली रोशनी सर्कल से निकली और उन्हें निगल गई। एक बर्फ की गुफा में वही सर्कल दिखा और उन्हें वहां ले गया। लुइस ने आंखें खोली तो देखा कि वे हवा में उड़ रहे थे। फिर सभी जमीन पर गिरे और बर्फ पर जोर से जा लगे। फिन ने चिंतित होकर पूछा कि क्या सभी ठीक हैं? केन ने जवाब दिया कि उसका बम फट गया है। लुइस धरती पर मुंह के बल गिरा था। उसने खड़े होकर देखा कि वे कहाँ हैं। उसने देखा कि वे गुफा में हैं। तभी अचानक स्टोन और तलवार चमकी और फट गई। ये देख सभी हैरान थे। केन रोने लगा कि उसकी तलवार टूट गई।
लुइस ने घबराकर कहा कि यह तलवार नहीं, एट्रीब्यूट स्टोन थी। लेकिन केन बस रोता रहा कि उसकी एट्रीब्यूट स्टोन टूट गई। लुइस ने केनी से पूछा कि क्या वह जानती है कि यह तलवार किसकी थी। केनी ने बताया कि उसने सुना है कि यह उनकी परदादी की थी। लुइस ने पूछा क्या उनकी परदादी स्पेस मेज थी, लेकिन केनी को ज्यादा नहीं पता था। लुइस को लगा कि अब वो इसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाएगा, लेकिन उसे कम से कम इसका उद्देश्य समझना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल कर सके। फिर फिन ने उसे कुछ दिखाने को बुलाया। वे वहां गए जहां फिन बुला रही थी और देखा कि वहां एक तलवार जमीन में घड़ी हुई है। लुइस ने टूटी तलवार को देखा और सोचा कि यह सबस्पेस ट्रेजर नहीं, बल्कि दो अलग जगहों को जोड़ने वाला एक इंटरडायमेंशनल गेट था। उसने सोचा कि खजाने की लालच में उसकी आंखें बंद हो गई थीं और उसे सावधान होना चाहिए था। वो चलने लगा तो केनी ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने कहा कि उसे पता लगाना है कि वे कहाँ हैं ताकि वे घर वापस जा सकें। उसने ट्विंस से भी चलने को कहा। थोड़ी देर बाद वे गुफा के अंत पर पहुंचे और देखा कि रास्ता बर्फ से बंद है। लुइस ने अपनी ताकत हाथों में इकट्ठी की और गर्व से कहा कि वह उन्हें बाहर निकालेगा। उसने ताकत बर्फ पर फेंकी और बर्फ के टुकड़े टुकड़े हो गए। तेज चमकीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी तो वे चौंक गए। लुइस ने देखा कि बाहर से बर्फ गुफा के अंदर आ रही है, जबकि ट्विंस हैरान थे। वो बर्फ पर चढ़कर बाहर देखने लगा और उसने जो नजारा देखा उससे वो दंग रह गया। केन ने पूछा क्या हुआ, क्या चल रहा है। फिन भी उसके पास आकर देखने लगी और बोली ये क्या हो गया। लुइस को समझ में आया कि वे राइट फैंग में हैं। केन घबरा गया और पूछा राइट फैंग क्या है। केनी ने कहा शायद लोइस ने लेफ्ट फैंग कहा होगा। लेकिन फिन ने उन्हें समझाया कि धरती का राइट फैंग विंटर महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित एक पहाड़ है और उनके घर के पास वाला पहाड़ लेफ्ट फैंग कहलाता है, जबकि राइट फैंग दुनिया के विपरीत छोर पर है। यह सुनकर लुइस डर गया क्योंकि इसका मतलब है कि वे बड़ी मुसीबत में हैं। वे गुफा से बाहर चलने लगे। हमें बताया जाता है इस दुनिया का नाम एवन है और यहाँ 4 महाद्वीप हैं। हर महाद्वीप का अपना अपना अलग मौसम है। स्प्रिंग महाद्वीप साल भर मौसम मुलायम रहता है। समर महाद्वीप का मौसम उष्णकटिबंधीय जैसा और धूप तेज होती है। ऑटम महाद्वीप में ठंडा मौसम और अच्छी धूप रहती है, जहाँ सैकड़ों सालों से फसलें अच्छी होती हैं। और आखिर में विंटर महाद्वीप, जहां साल भर ठंड और बर्फ रहती है। जन लोसा का घर नोआई पहाड़ी श्रृंखला स्प्रिंग महाद्वीप के सबसे पश्चिमी छोर पर है और अब वे विंटर महाद्वीप के पूर्वी छोर पर धरती के राइट फैंग के पास हैं। ये सुनकर लुइस हंसने और रोने लगा। ये देख ट्विंस सोचने लगे उसे क्या हो गया है। लुइस ने सिर खुजाया और सोचा कि रीइंकार्नेशन की परेशानी तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन क्या वो अब इस मुसीबत से बच पाएगा। वो डर गया क्योंकि बाहरी दुनिया पूरी खतरों से भरी है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह घर से इतनी दूर चला जाएगा। फिर उसे याद आया कि कैसल में उसका गायब होना पता चलेगा तो क्या होगा। वो डरने लगा कि कहीं जेनोसर बचकर न बन जाए। उसने याद किया कि उसके पास कम्युनिकेशन स्टोन है, तो उसने जेब से निकाली, लेकिन देखा कि वो बर्फ में दबी है तो शायद स्पेस में सिग्नल नहीं जाएगा। ट्विंस चिंतित होकर पूछने लगे वह क्या कर रहा है। लुइस ने फिन से पूछा क्या ईस्ट सी को पार करना संभव है। फिन चिल्लाकर बोली नामुमकिन है। उसने बताया कि यह डीमोनिक सी है, बुरे ड्रैगन्स की निशानी है। यह विंटर और स्प्रिंग महाद्वीपों को अलग करता है और यहाँ तरह तरह के डीमन छिपे रहते हैं। बड़े ड्रैगन भी यहाँ नहीं आते। फिर उसने कहा कि अगर वो चारों तत्वों द्वारा चुना गया है तब भी उसकी उम्र में इस सी को पार करना नामुमकिन है। लुइस बोला तू सही कह रही है, मैं बस पूछ रहा था। उसने पूछा कि महाद्वीप को पार करके लेफ्ट फैंग पहुंचने में कितना समय लगेगा। फिन ने कहा कि ठीक से नहीं पता, लेकिन अगर वे पैदल चलें तो शायद 10 सालों में लेफ्ट फैंग पहुंच जाएंगे। लुइस सोचने लगा कि अगर वो जल्दी करे तो शायद वो अपने पिता से पहले ही वापस पहुंच जाए। उसने ट्विंस से कहा कि उसकी बात सुनो। उसने चिल्लाकर कहा कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वे विंटर महाद्वीप के अंत में राइट फैंग पर हैं और घर वापस जाने में 10 साल लगेंगे अगर वे पैदल चलें। केनी ने पूछा क्या वे उड़कर जाएं? लेकिन लुइस गुस्से से बोला कि क्या वो अपना अपहरण करवाना चाहती है। केनी कंफ्यूज थी। फिर उसने कहा कि भूल जाओ, हम उड़ नहीं सकते तो इंसानों की तरह चलेंगे और 10 साल में वहां पहुंचेंगे। केन ने हाथ उठाया और पूछा अगर वे 10 साल में नहीं लौटे तो क्या होगा। लुइस बोला कि उसके पिता 10 साल में वापस आएंगे और अगर वे वहां नहीं होंगे तो। ट्विंस डरकर पूछने लगे तो क्या होगा। लुइस बोला कि वे पूरे महाद्वीप को आग लगा देंगे उन्हें ढूंढने के लिए।
लेकिन ट्विंस चुप रहे। केनी ने पूछा, वे ऐसा क्यों करेंगे? तभी लुइस को याद आया कि वे इंसान नहीं हैं, तो उसने कहा कि वे उन्हें पिटेंगे और शायद 100 सालों तक उन्हें स्नैक्स और खिलौने न दें। ये सुनकर ट्विंस डर गए। लुइस समझ गया कि उनके लिए स्नैक्स और खिलौने महाद्वीप से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो उसने कहा कि उन्हें बस अपने पिता से पहले घर पहुंचना है और अब से वही इंचार्ज है तो उसकी बात माने। लेकिन ट्विंस ने मना कर दिया क्योंकि वे भी इंचार्ज बनना चाहते थे। लुइस ने कहा कि लीडरशिप सबसे समझदार ड्रैगन्स को ही मिलती है और पूछा कि क्या वे उससे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन ट्विंस ने उसे याद दिलाया कि वो उनसे छोटा है। लुइस उन्हें बच्चा कहने लगा और चिल्लाकर बोला कि वो उनसे लंबा है। फिर उसने घोषित किया कि वही बॉस है, क्योंकि उसने पहले कहा था। लेकिन ट्विंस सोचने लगे कि वही बचकाना है, जबकि वे ये बहस कर रहे थे कि कौन इंचार्ज होगा। फिन उन्हें घूर रही थी और सोच रही थी कि उन्हें लंबा रास्ता तय करना है। थोड़ी देर बाद उन्होंने फैसला किया कि लोइस लीडर होगा, फिन सपोर्ट करेगी और ट्विंस बोझ होंगे। लुइस ने कहा कि उनके पास सब कुछ है तो चले। ट्विंस भी राजी हो गए। लेकिन तभी उसने आकाश में बादलों को देखा और अपनी लाइटनिंग स्टोन वॉच पकड़ ली। उसने कहा, कब से यह नहीं हुआ? ट्विंस उत्साहित होकर उससे लिपट गए और पूछने लगे कि क्या उस पर अभी बिजली गिरेगी? लुइस ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि बिजली गिरना बुरी बात है। लेकिन ट्विंस फिर से उससे लिपट गए। लुइस ने हार मान ली और कहा कि उससे मत छोड़ना। वे बिजली का इंतजार करने लगे। लुइस ने देखा कि इस बार बिजली बहुत बड़ी लग रही है। उसने हाथ उठाया और गर्व से चिल्लाया कि देखो क्या आ रहा है। जब गरज की आवाज आई तो उन्होंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वे कंफ्यूज हो गए। लुइस ने पूछा, क्या बिजली चूक गई? उसने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन तभी उसने पीछे से आवाज सुनी और पूछा कि यह कौन सी आवाज है। उसने पीछे देखा तो उसे हिमस्खलन उनकी ओर आता दिखा। वो तुरंत ट्विंस को पकड़कर भागने लगा और समझ गया कि उनका निशाना नहीं चूका। ट्विंस खुशी से हिमस्खलन को देखने लगे, लेकिन लुइस उन्हें बोझ टीम ही कहता रहा। उसने उन्हें जल्दी ट्रांसफॉर्म करने को कहा, लेकिन जब वो पीछे देखा तो हिमस्खलन बहुत करीब आ गया था। वो डर गया। फिन चिंतित होकर उसे बुलाने लगी। लुइस बेचैन होकर गालियां देने लगा और उसने अपना डिस्कनेक्शन स्पेल लगाया, जिससे वो स्पेस से अलग हो गया। बर्फ उन पर गिरी और वे लुढ़कने लगे। वो संभरने की कोशिश कर रहा था, जबकि ट्विंस मजे ले रहे थे। कुछ देर बाद वे जमीन पर गिरे। लुइस बर्फ से निकला और खड़ा होकर बोला कि इस बार लगा मर जाऊंगा। लेकिन ट्विंस बोले कि मजा आया, दोबारा करें। लुइस गुस्से से उनके सिर पर हाथ मारने लगा और चिल्लाया कि बड़े बनो। उसने देखा कि सारे रास्ते बर्फ से ढके हुए हैं, जिससे कुछ नहीं दिख रहा। केनी बोली कि यह बर्फ का पुल लग रहा है। केन उत्साहित होकर बर्फ में कूद गया। केनी भी कहने लगी कि वो भी कूदना चाहती है और बर्फ में कूद गई। लुइस इन्हें देखकर बेचैन हो गया और बोला कि आराम से निकलो, हमें लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन ट्विंस बर्फ से नहीं निकले। वो गुस्से से बर्फ पर लात मारने लगा और पूछने लगा कि क्या मजाक है। लेकिन जब उसने पैर बर्फ में रखा तो वो भी अंदर जा गिरा और चिल्लाया। उसने फिन को पकड़ा जो उसके पास थी और अंदर खींच लिया। उसने उससे कहा कि उड़कर निकाले, लेकिन फिन बोली, तू तो कहता है जैसे आसान है। फिर वे एक लंबे छेद में गिर गए और डरकर चिल्लाने लगे। लुइस छेद की दीवार से टकराता जा रहा था और पूछ रहा था कि यह कब खत्म होगा। उसने देखा कि छेद बहुत लंबा है और वे तेजी से गिर रहे हैं। फिन ने उसे आगे देखने को कहा तो उसने एक खाई देखी। वो खाई की ओर बढ़ने लगा, लेकिन गिर गया। उसने सोचा जल्दी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, लेकिन तभी केन और केनी ने उसके पैर पकड़ लिए। वे तब ड्रैगन फॉर्म में थे। उन्होंने उसे आराम से नीचे उतारा और वापस इंसान रूप में आ गए। वे उत्साहित होकर बोलने लगे कि यह बहुत मजेदार था। लुइस उनके लिए सम्मान महसूस करने लगा और फिन भी सहमत हुई। वो खड़ा हुआ और उसके सामने दरवाजे को देखकर पूछा कि हम कहाँ हैं। फिन ने देखा और बोली कि यह कोई नेचुरल गुफा नहीं लगती, बल्कि मानव निर्मित गलियारा लगता है। लुइस सहमत हुआ, लेकिन समझ नहीं आया कि यह उसे क्यों परिचित लग रहा है, जबकि वह पहली बार आया है। उसने सोचा कि इसे पहले कहाँ देखा है। फिन ने पूछा कि अब क्या करें। लुइस बोला कि धीरे धीरे सोचकर चलें, जल्दी करने से और अंदर फंस जाएंगे। हालांकि ट्विंस गलियारे की ओर दौड़ पड़े और चिल्लाने लगे कि उन्हें लगा एग्जिट वहीं है। वे दूसरी तरफ देखना चाहते थे। ये देखकर लुइस गुस्सा हो गया और चिल्लाकर बोला, धीरे चलो। जब वो उनके पास पहुंचा और कुछ कहने ही वाला था तो उनकी प्रतिक्रिया देखकर रुक गया। उसने पूछा, ऐसे क्यों खड़े हो? केनी उसे बुलाकर बोली कि वो क्या चीजें हैं और आगे इशारा किया। उसने गौर से देखा और पूछा, वो क्या कह रही है?
तभी उन्हें आगे से आवाज आई और वहां इंसानी सोल्जर का झुंड दिखा। आगे वाले ने गहरी सांस ली और उन पर घूर कर देखा, जिससे लुइस डर गया। वे पीछे हटने लगे जबकि वो लोग उनकी ओर बढ़ने लगे। लुइस पूछ रहा है फिन से कि वो आदमी कौन है, और फिन उसके पीछे छिप रही थी और हकला के बोली कि उसे लगता है कि वो एक से ज्यादा है। फिर वो देखते हैं कि बहुत सारे आदमी उनकी तरफ देखते हुए उनके पास आ रहे हैं, लेकिन फिर उनमें से एक आदमी अपना पैर जोर से नीचे पटकता है, जिससे एक आवाज आती है जिससे वो थोड़ा डर जाते हैं। फिर वो आदमी उन पर गरजते हैं। केन हैरान होकर पूछता है क्या वो लोग सचमुच इंसान हैं, लेकिन केनी अपने भाई को बुद्धू कहती है और बताती है कि इंसानों की आंखों में लाल रोशनी नहीं होती। वो हकला के पूछता है कि वो क्या हैं और क्या वो आदमी आगे वाला विंटर जनरल है। वो याद करता है कि वेब कॉमिक शुरू होने से पहले हीरोइक किंग वेलेंसिया ने पूरी दुनिया को एक खतरनाक संकट से बचाया था। वेलेंसिया के सबको बचाने के बाद भी माना जाता था कि इससे उसकी आत्मा बहुत थक चुकी थी और उसने देखा कि ये वही जगह थी जहां विंटर जनरल के आने की बात की गई थी, आइस टूम ऑफ द ग्रेट हीरो किंग। इसे देख के उसे शक होता है कि क्या यही हीरो किंग का कब्र था। वो राहत की सांस लेता है कि हीरो किंग का कब्र उनके घर से इतनी दूर था और सोचता है कि यह एक अनपेक्षित संयोग था। लेकिन फिर उसे शक होता है कि क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वेब कॉमिक का वो आइटम भी वही था, अगर वो सच में हीरो किंग का कब्र था। अचानक फिन उसे बुलाती है और परेशान होकर पूछती है क्या उसे लगता है कि वो थोड़े ज्यादा आक्रामक लग रहे हैं। वो केन और केनी को बुलाता है और वो फौरन सिर हिलाते हैं। फिर वो कहता है कि उन्हें उन सब से छुटकारा पाना होगा। वो खुशी से आगे भागते हैं और केन उन आदमियों पर छलांग लगा देता है और अपनी तलवार उठाता है और चिल्लाता है कि वो पहले जाएगा। वो आदमी केन की तलवार को अपनी कुल्हाड़ी से रोक लेता है, लेकिन कुल्हाड़ी केन के हमले से टूट जाती है और आखिरकार केन कुल्हाड़ी के साथ उस आदमी को बीच में से काट देता है। आदमी के शरीर से चमकती हुई रोशनी निकलती है और फिर धमाका हो जाता है। केनी चिल्लाती है कि बेकार है क्योंकि वो पहले जाना चाहती थी, लेकिन इसी बीच उसके पीछे से एक आदमी उस पर हमला कर देता है। ठीक समय पर उसकी नजर उस पर पड़ती है और वो अपनी 2 तलवारें घुमाकर उस आदमी पर हमला करती है, जिससे वो भी फट जाता है। लुइस फिन से कहता है, जो इसे एक मूवी की तरह देख रहा था, कि ये 2 बहन भाई बुरे नहीं हैं। फिर उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ खेल नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी ताकत किसी सेकंड टियर सामुराई जितनी है। इसे देख के वो उन दोनों के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करता है, खासकर जब डर के मारे नाइट्स भागने लगते हैं। वो सोचता है कि उसे अपनी समय शक्ति एक्टिवेट करनी चाहिए और शुरू करता है नाइट्स पर अपना टेम्पोरल लॉ हथियार से समय को धीरे करने का हमला। उसकी समय शक्ति की जंजीरों ने नाइट्स की कुल्हाड़ियों को पकड़ लिया और चाहे नाइट्स अपनी कुल्हाड़ियों से तेजी से हमला करने की कितनी भी कोशिश करें, वे उन्हें हिला भी नहीं पाते क्योंकि समय की जंजीर उन्हें धीमा कर रही थी। केन केनी से कहता है कि वे धीरे धीरे और धीमे हो रहे हैं और केनी जवाब देती है कि लुइस ने जरूर उनके हथियारों को टेम्पोरल क्रिस्टल से एन्चेंट कर दिया होगा। केन खुशी से अपनी तलवार उठाकर अपनी बहन से कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। फिर वे दोनों नाइट्स की तरफ दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं कि उन्हें सभी को खत्म कर देना चाहिए। नाइट्स इसे देख के हैरान रह जाते हैं, लेकिन केनी बस उन पर हमला करती है और हंसती है जैसे वो बस खेल रही हो। दूसरी तरफ केन उन पर हमला करते हुए आनंद लेता है और देखता है कि वे एक एक करके फट रहे हैं। केन उत्साहित होकर चिल्लाता है कि वे पॉपकॉर्न की तरह फटफटा रहे हैं। फिर दोनों बच्चे आखिरी नाइट पर झपटते हैं, जिससे वो डर के मारे चिल्लाता है। दोनों मिलकर आखिरी नाइट पर हमला करते हैं, जिससे वो चमकीली रोशनी छोड़ता है और फट जाता है। बाद में दोनों देखते हैं कि नाइट्स पीछे कुछ आर्मर और उपकरण छोड़ गए हैं। केन थोड़ा उदास होकर पूछता है कि क्या यह इतनी जल्दी खत्म हो गया। केनी कहती है कि यह बहुत बोरिंग था। वो दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि वे कुछ और मजेदार करें, जिससे दोनों उसे घूर कर देखने लगते हैं। बाद में फिन उसके लिए चाय डालती है और वो शालीनता से चाय पीता है। वो शांतिपूर्वक बैठा हुआ पूछता है कि क्या यह चाय स्वादिष्ट नहीं है, जिस पर फिन अस्वस्थता से उसका धन्यवाद करती है। फिर फिन पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि हॉलवे में दोनों भाई बहन उत्साहपूर्वक लड़ रहे हैं। केन हंसते हुए चिल्लाता है कि यह बहुत मजेदार है और केनी कहती है कि यह रोमांचक है। लुइस केन को चिल्लाकर बताता है कि दाईं तरफ से तीर आ रहे हैं और उसे बचने को कहता है, जिसके बाद केन दाईं तरफ आने वाले तीरों पर हमला करता है।
फिर वो केनी को बाईं तरफ आने वाली तलवार से बचने को कहता है, जिस पर केनी हाँ कहते हुए उस पर हमला करती है। फिर वो उन्हें चेतावनी देता है कि एक विशालकाय पत्थर आ रहा है और दोनों आसानी से उसे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद दोनों उससे कहते हैं कि अब कोई और नहीं बचा है। फिन यह देख के हैरान रह जाती है कि वे सारे ट्रैप और जनरल एक ही झटके में खत्म हो गए हैं और सोचती है कि चाहे दोनों कितने भी युवा क्यों ना हो, अंततः ड्रैगन ही तो हैं। वो बैठे बैठे उठ खड़ा होता है और उनसे कहता है कि लगता है वे वहाँ काफी कुछ कर चुके हैं। फिन जो व्यस्त थी चीजों को इन्वेंट्री में रखने में, उससे पूछती है कि वह कहाँ है। वो बताता है कि वे हीरो किंग के कब्र में हैं, जिसे सुनकर फिन चौंक जाती है और पूछती है क्या वे वही हैं जहां हीरो किंग वेलेंसिया रहते हैं। वो गर्व से हाँ कहता है और समझाता है कि यही वो जगह है जहां वेलेंसिया की कब्र है। ये एक तरह का डंजन है जिसमें मॉन्स्टर और ट्रैप हैं जो उन्हें रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो राजा को परेशान करने आते हैं। जब वो सब ट्रैप और रुकावटें पार कर लेंगे और कई रास्तों से होकर आगे बढ़ेंगे तो वो कब्र के दिल तक पहुंचेंगे, जहां एक शानदार इनाम उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन वो जानता था कि यह कब्र एडवेंचर की शुरुआत में पाई जाने के लिए बनाई गई थी, ताकि पार्टी को कुछ शुरुआती सामान मिल सके। वो फिन को बताता है कि यह एक बिगिनर का डंजन है और वो काफी खुशकिस्मत है कि अभी तक किसी ने भी इस जगह पर दौरा नहीं किया है, मतलब कि सब खजाने उनके होंगे। जब वो चुपचाप हंस रहा था तो बहन भाई उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे। फिर वो बहन भाई की तारीफ करता है और उनसे कहता है कि वो लगभग वहां पहुंच चुके हैं तो उन्हें तैयार रहना चाहिए। इस पर बहन भाई हामी भरते हैं। फिर वो आगे बढ़ता है और उन्हें कहता है कि उन्हें आगे जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो गुफा के अंत तक पहुंच जाते हैं। वो चलते हुए रुक जाते हैं और देखते हैं कि आगे एक बहुत बड़ी बर्फ की गुफा है। फिन कहती है कि यह कितनी बड़ी है और बहन भाई कहते हैं कि कुछ आगे कुछ बड़ा और भयानक है। वो कहता है कि वो जानता है क्योंकि उसने इसे देखा है। ये फाइनल बॉस है, 10 जाइंट्स। वो देखता है कि ये मूल कहानी जैसा ही है, मतलब कि खजाने उस दरवाजे के पीछे ही होंगे जो आगे है। वो बहन भाई को आदेश देने के लिए बुलाता है, लेकिन हैरान हो जाता है जब देखता है कि वो दोनों जाइंट्स की तरफ क्रोध से घूर रहे हैं। वो मुस्कुराता है सोचते हुए कि ये एक ना समझ जोड़ी है और देखता है कि इन्हें बिल्कुल भी जाइंट्स से डर नहीं लग रहा है। वो जानता है कि ड्रैगन का नसीब ही है कि जब भी वो उड़ते हैं तो सबसे ऊपर पहुंचते हैं। वो देखता है कि वो कितने उतावले हो रहे और वो बहन भाई से पूछता है क्या उन्हें समझ आ रही है वो क्या कह रहा है। केनी जवाब देती है कि यह हास्यास्पद है और केन कहता है कि तू बेस्ट है। वो अपनी शक्ति छोड़ता है और कहता है कि उन्हें इसका इंतजाम कर देना चाहिए और बहन भाई खुशी से जाइंट्स की तरफ भागते हैं और हाँ कहते हैं। जाइंट अपना कुल्हाड़ उठाता है, लेकिन बहन भाई पहले ही उस पर हमला कर देते हैं, जिससे जाइंट पीड़ा से गरजता है। फिर वो अपनी शक्ति जाइंट में डालता है और अपना हाथ बंद करता है और आदेश देता है कि ये फट जाए। जाइंट की बॉडी सिकुड़ने लगती है और फिर ये टुकड़ों में फट जाता है। इस बीच बहन भाई इस पर लड़ते हैं कि कौन बाकी सबको मारेगा। लुइस जाइंट्स को धीरा कर रहा है और फिन पीछे से चुपचाप देख रही है। वो अचानक मुस्कुराती है और कहती है कि ये बहुत ही कमाल के हैं। कुछ देर बाद केन खुशी से कहता है कि यह मजेदार था और केनी कहती है कि वह अच्छी नींद लेगी। वह हंसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उनसे कहता है कि उन्हें अपना इनाम देखना चाहिए। वे उस बड़े दरवाजे के सामने आते हैं और बहन भाई उत्साहित होकर उससे कहते हैं कि इसे खोलें। वह दरवाजे पर हाथ रखता है और बहन भाई से कहता है कि वह इसे खोल रहा है और धक्का देता है। वो अंदर का नजारा देख दंग रह जाते हैं कि कमरे में सोना और खजाने बिखरे पड़े हैं। केन कमरे में दौड़ता है और चिल्लाता है कि यहाँ उसके पिता के स्टोरेज रूम से ज्यादा खजाना है और सोने के ढेर में कूद पड़ता है, जबकि केनी और फिन सोने को देखकर दंग रह जाती हैं। फिन उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि सोने को देखो, लेकिन वह सीधे आगे बढ़ता है, जिससे फिन कंफ्यूज हो जाती है। फिर वह रुकता है और देखता है कि हीरो किंग वेलेंसिया बर्फ के ब्लॉक में है। फिन पूछती है क्या बर्फ में जमा आदमी हीरो किंग वेलेंसिया है। बर्फ को छूकर वह टिप्पणी करती है कि इतने साल बीत गए फिर भी किंग वेलेंसिया अभी जीवित है। लुइस नीचे कुछ देखता है और बर्फ पर लिखे अक्षरों को घूरता है। वह पूछता है क्या यह प्राचीन विंटर भाषा है और याद करता है कि एक ही मूल से प्रकाश और अंधकार के जीव पैदा हुए थे। उन्हें अच्छाई और बुराई के रूप में डिजाइन किया गया था और जैसे बचे हुए प्रकाश और अंधकार एक साथ आए, अराजकता फैल गई। उस अराजकता के बीच अच्छाई और बुराई को अलग करते हुए एक विशिष्ट सीमा उभरी। पृथ्वी बनी और धरती के प्राणी दोनों स्रोतों से पैदा हुए, अच्छाई और बुराई के प्राणियों से।
उन्हें श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता था। वे नीचे की दुनिया से अनजान थे। उन्हें सिर्फ एक दूसरे पर राज करने के सपने आते थे और अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष पृथ्वी पर रहने वाले अन्य प्राणियों को त्रास देता था। आखिरकार पृथ्वी के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अच्छाई और बुराई के खिलाफ तलवारें उठाई। ड्रैगन्स ने आगे रह के और बाद इंसानों और मिश्रित प्राणियों ने एक लंबे संघर्ष के बाद विजयी होकर ये पृथ्वी के प्राणी चारों महाद्वीपों में फैल गए। समय के साथ उन्होंने अच्छाई और बुराई को भुला दिया और उन ड्रैगनों को भी भुला दिया जिन्होंने शांति के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। लेकिन हीरो किंग वेलेंसिया ने सबको चेतावनी दी थी कि वे ड्रैगन जिन्होंने शांति के लिए बलिदान दिया था एक बार फिर दुनिया में वापस आएंगे, उन अच्छे और बुरे प्राणियों के साथ। उस युद्ध के बारे में सुनने वाली आखिरी पीढ़ी के रूप में किंग वेलेंसिया ने उन्हें इसके लिए यहाँ छोड़ दिया था और उनसे कहानी को आगे बढ़ाने को कहा था। वह सोचता है कि क्या मूल ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज थी। फिर वह नाराजगी से वेलेंसिया को गालियां देता है कि उसने उन पर यह भारी जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन वह जानता है कि अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसने हीरो किंग वेलेंसिया की बेकानूनी की किताब पाली है। वेलेंसिया एक असाधारण प्रतिभाशाली जिसने मानव शरीर में 0 लेवल तक पहुंच हासिल की थी। उसने अपने जीवन की सभी उपलब्धियों का सारांश इस सैद्धांतिक पुस्तक में लिखा था और इसी कारण इस वेबटून का मेन नायक तलवारबाज केंड्रिक मानव दुनिया में सबसे मजबूत बन गया था। इसलिए वह जानता है कि इस किताब की तुलना में बाकी सारे खजाने महत्वहीन हैं। फिर वह सोने को देखता है और सोचता है कि इसे यहाँ छोड़ जाना शर्मनाक होगा। इसलिए वह तय करता है कि उसे कुछ लेना चाहिए। वह सोने के पास जाता है और कुछ लेने में व्यस्त होता है कि वेलेंसिया के कब्र वाली बर्फ का ब्लॉक फटने लगता है। लुइस आवाज की तरफ मुड़कर देखता है और दंग रह जाता है जब देखता है कि दरार फैलती जा रही है जब तक कि बर्फ चकनाचूर नहीं हो जाती। हकलाते हुए वह कहता है कि यह बेतुका है। फिर वेलेंसिया अपनी विशाल तलवार को जमीन में गाड़ते हैं और धीरे धीरे हिलते हैं, जिससे वो सोचने लगता है कि क्या हीरो किंग वेलेंसिया जाग गए हैं। वेलेंसिया अपनी आंखें खोलते हैं जिससे वह डरकर पीछे हट जाता है, समझते हुए कि यह मूल कहानी का हिस्सा नहीं था। फिर वेलेंसिया उंगली उठाकर उसकी ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि यह उसकी संपत्ति नहीं है। दोनों भाई बहन ने डर के उससे पूछा कि यह क्या था और उसने जवाब दिया कि यह वेलेंसिया द हीरो किंग है। केनी हैरान होकर बोली कि क्या यह सच में हीरो किंग है। उसने पुष्टि की और समझाया कि वेलेंसिया एक टियर 0 वॉरियर था, इसलिए वो उससे अभी के लिए निपट नहीं सकते थे। वो कहने ही वाला था ट्विंस से कि वो अपने आप को ड्रैगन्स में बदल लें, लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगी और उन्होंने देखा कि वेलेंसिया ने अपनी तलवार उठाई और घोषित किया कि ग्रीडी लोगों के लिए सिर्फ मौत है। फिर वेलेंसिया ने अपनी तलवार से कुदरत की एनर्जी इकट्ठा की। डर के मारे लुइस हिल नहीं सका और ये सोच रहा था कि क्या ये टियर 0 का असर था। उसने ट्विंस की तरफ देखा जो डर से कांप रहे थे। गुस्से में दांतों को भींचते हुए वो अपनी ताकत बाहर निकालते वक्त सोच रहा था कि क्या उसकी सारी ट्रेनिंग सिर्फ यहाँ मरने के लिए थी। उसने अपने चारों एट्रीब्यूट्स को अपने हाथों में इकट्ठा किया और मुट्ठी बनाई और तभी वेलेंसिया ने अपनी तलवार उसकी तरफ चलाई और उसने वेलेंसिया की ताकत का सामना अपनी ताकत से किया, चिल्लाते हुए कि वो जीना चाहता है। वो खुश हुआ जब उसका हमला वेलेंसिया तक पहुंचा, लेकिन वेलेंसिया की एनर्जी उसकी तरफ सीधे बढ़ रही थी और वो उसे लगी। उसके आसपास की जमीन टूट गई हमले के जोर से। जब फिन अपनी होश में आई और हैरान हो गई देखकर कि जमीन के 2 हिस्से हो गए थे, वो डर गई और लुइस को पुकारने लगी चिंतित होकर। लुइस ने आंखें खोली और हैरान हो गया कि वो अभी भी जिंदा है। फिन उसके पास आई और चिल्लाई कि शुक्र है तू ठीक है, लेकिन उसने फिन को हटाकर एक हैरान करने वाली चीज देखी। वेलेंसिया रुका हुआ था। केन कांपते हुए उससे कहता है, उधर देख। वो छत की तरफ इशारा कर रहा था। वो शॉक हो गया ये देखकर कि छत भी आधी बंट गई थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई तलवार छत को आधा चीर सकती है। वो वेलेंसिया की तरफ देखा हैरान होकर कि कोई इंसान इतनी शान से ये कर सकता है। फिर उसने देखा कि वेलेंसिया ने अपना हाथ जो तलवार पकड़ रहा था बहुत जोर से पकड़ा था। वेलेंसिया ने तलवार छोड़ दी। वो उनकी तरफ देखा और उन्हें यंग ड्रैगन्स बुलाया, उन्हें अपनी हिफाजत करने को कहा। उसने वेलेंसिया से पूछा इसका क्या मतलब है, लेकिन दीवारें गिरने लगी। फिन चिल्लाई कि उन्हें भागना चाहिए क्योंकि टूम गिर रहा था। वो हैरान होकर देख रहा था कि वेलेंसिया गायब हो गया था। फिर उसने पीछे देखा तो छत गिर रही थी। ट्विंस को रोते हुए देखा जो चिल्ला रहे थे कि वो मर जाएंगे। उसे एहसास हुआ कि ये एक्शन का वक्त है, इमोशन का नहीं। उसने अपने आप को ड्रैगन में बदला और ट्विंस से कहा उठने को।
ट्विंस भी ड्रैगन बन गए और उसके पीछे उड़ने लगे। वो चिल्ला रहा था कि जल्दी करो वरना पीछे रह जाओगे। तब फिन उसके सिंग को पकड़े हुए थी और डर से चिल्लाते हुए उसने उन बड़े नुकीले बर्फ के टुकड़ों की ओर इशारा किया जो उन पर गिरने वाले थे। लुइस अपनी जादुई शक्ति को अपने हाथ में इकट्ठा किया और रियलिटी स्प्लिट का इस्तेमाल करके आगे के बर्फ को तोड़ दिया। बर्फ टुकड़े टुकड़े हो गया और वो आसानी से उससे बच गए और ऊपर की ओर जाने लगे। देखते हुए कि वो खुले छत के करीब आ गए हैं, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उड़ान भरी, लेकिन छत भी गिरने लगी, जिससे बाहर बर्फ ने पूरे रास्ते को ढक लिया, लेकिन बीच में कुछ हिलने लगा। उसे लुइस और ट्विंस बाहर निकले। वो सुरक्षित रूप से अपने आप को कब्र से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। उसने गिरते हुए कब्र को देखा और कांपते हुए बोला, मैंने सोचा था कि मर जाऊंगा और सोचा कि ये क्या हुआ। उसे पता था कि हीरो किंग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में किंग ने खुद को रोक लिया था। अगर वेलेंसिया ने खुद को रोका नहीं होता तो वे सभी मर जाते। इसलिए उसे यह समझ नहीं आया कि वेलेंसिया ने क्यों दखल दिया जब वह घुसपैठियों से निपटने के लिए उठे थे, और हीरो किंग क्या कहना चाह रहे थे जब वे गायब हो गए। उसने निराशा से सांस छोड़ी, लेकिन वो खुश भी था कि वे बच गए और उसने हीरो किंग की किताब भी हासिल कर ली। फिन ने उसे बुलाया और कहा कि उसे लगता है ट्विंस डरे हैं। फिर उसने देखा कि ट्विंस अभी भी डर के मारे रो रहे हैं। उसने सुझाव दिया कि वे कहीं आराम करने की जगह ढूंढें, और पास में एक सुरक्षित जगह देखकर वह तुरंत बर्फ पर लेट गया और चिल्लाया कि मुझे लगता है हम बच जाएंगे। लेकिन अभी भी ट्विंस की रोने की आवाज आ रही थी। वह बैठ गया और स्वीकार किया कि वह भी डर गया था, लेकिन समझा कि ट्विंस छोटे होने के कारण ज्यादा प्रभावित हुए थे। उसने उन्हें एक गोली दी और कहा कि रोना बंद करें, क्योंकि उनका सारा माना खत्म हो गया था। ट्विंस ने गोली ली, लेकिन अभी भी रो रहे थे। उसने भी एक गोली खाई, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसने पुनर्जन्म के बाद से कभी इतना संघर्ष नहीं किया था। गोली खाने के बाद वह बर्फ पर लेट गया और बोला कि अब आराम करने का समय है। थके हुए ट्विंस उसके पास रेंगते हुए आए और उसकी बाहों के पास लेट गए। फिन मुस्कुराते हुए उन्हें आराम करने को कहती। फिर तीनों ड्रैगन बेहद थकान के कारण गहरी नींद में सो गए। अगले दिन ट्विंस खुशी से और ऊर्जा से भरपूर दौड़ते हुए और खेलते हुए बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंक रहे थे। वो फिन से कहता है कि कल से हर जगह बर्फबारी हो रही है और पूछता है कि क्या वो बोर नहीं हो रही। वो जवाब देती है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी ट्विंस शरारती हैं। वो उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि उसे लगा था कि वो ड्रैगन्स की तारीफ करना चाहती है। फिर वो पीछे देखता है और उससे कहता है कि वे सुनसान इलाके में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ कोई घर या गांव नहीं दिख रहा है। वो पूछता है कि क्या विंटर कॉन्टिनेंट में कोई मॉन्स्टर हैं या नहीं, क्योंकि आते हुए उन्हें कोई नहीं मिला। वो जवाब देती है कि विंटर कॉन्टिनेंट में किसी और महाद्वीप से ज्यादा मॉन्स्टर रहते हैं और ठंडे मौसम के कारण हमेशा खाने की कमी रहती है। इसके अलावा कहानियां भी हैं जिनमें मॉन्स्टर इंसानों को खाने के लिए शिकार करते थे। वो पूछता है कि अगर यहाँ इतने मॉन्स्टर हैं तो उन्हें आते हुए कोई क्यों नहीं मिला। वो सुझाव देती है कि शायद इसलिए क्योंकि वो वहाँ थे। वो समझाती है कि कोई भी मॉन्स्टर इतना बहादुर नहीं है कि 3 ड्रैगन्स के आसपास आए। वो समझता है और राहत महसूस करता है कि अभी के लिए उन्हें अपना ऑरा छिपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी केन बुलाता है और बताता है कि पास में धुआं दिख रहा है। वो सुझाव देता है कि उन्हें वहां जाना चाहिए और ट्विंस खुशी से सहमत हो जाते हैं। वहां पहुंचकर वो चौंक जाता है जब गांव को आग लगी हुई देखता है। फिन कहती है कि गांव पर हमला हुआ होगा और पूछती है कि अब क्या करना चाहिए। वो सुझाव देता है कि वे नीचे जाएं, क्योंकि कुछ लोग बचे होंगे। वे तबाह किए गए गांव में उतरते हैं, जहां वो देखता है कि कुछ लोग और मॉन्स्टर मरे पड़े हैं। एक मॉन्स्टर के सिर पर बर्फ देखकर उसे समझ आता है कि यह मॉन्स्टर अटैक था। फिन भी आती है और जब वो उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला, तो वो कहती है नहीं, और कहती है कि उसे नहीं लगता कि कोई जिंदा है। ट्विंस भी आ जाते हैं। केन बताता है कि उस दिशा में भी कुछ नहीं है। केनी कहती है कि वो भूखी है। वो उन्हें गोलियां देता है और कहता है कि यह एक लंबा दिन रहा है, इसलिए एक गोली खाओ और यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वो पैरों की आवाज सुनता है और केन और केनी को पकड़कर एक घर की बगल में छिपा देता है। केनी पूछती है कि वे क्यों छिप रहे हैं। केन पूछता है कि क्या वो फिर से इंसानों से डर रहा है। वो कहता है कि वो नहीं डर रहा, लेकिन जानलेवा स्थितियां अचानक घटनाओं से उलझ सकती हैं। ट्विंस उलझन में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो बस कहता है कि अपना ऑरा छिपाओ और शांत रहो, क्योंकि इंसान आ रहे हैं। वो उन लोगों को देखता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि वो बस निकल जाएं, क्योंकि वो फंसना नहीं चाहता।
एक आदमी घोड़े पर बैठे हेड को बताता है कि मॉन्स्टरों ने गांव पर हमला किया है और लगता है कोई भी जीवित नहीं बच पाया। वो आदमी जवाब देता है कि वो समझता है और खुद आर्च ड्यूक को ये रिपोर्ट करेगा। फिर वो आदमी गाड़ी के पास जाता है आर्च ड्यूक को रिपोर्ट करने, लेकिन आर्च ड्यूक कहता है कि उसे पता चल गया है और वो खुद देखेगा। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और कैनबर्ग के आर्च ड्यूक बाहर आते हैं। आर्च ड्यूक गाड़ी में किसी से पूछता है कि क्या वो वाकई यह सब देखना चाहती है, खासकर इस हालत में। लेकिन गाड़ी में औरत जवाब देती है कि वो आर्च ड्यूक की पत्नी है और अगर उसकी जमीन पर लोगों को नुकसान पहुंचा है तो उनकी आत्मा को शांति देना उसका फर्ज है। आर्च ड्यूक उसकी इच्छा से सहमत होता है और आर्च डचेस कैनबर्ग भी गाड़ी से नीचे उतरती है। वो देखती है कि काफी लोग और मॉन्स्टर मरे पड़े हैं, साथ में एक बच्चा भी जिससे उसे चक्कर आ जाता है। वो आर्च ड्यूक से कहती है कि वो ठीक है, लेकिन आर्च ड्यूक सुझाव देता है कि अच्छा होगा अगर वो अंदर जाकर आराम करे। वो पूछती है कि क्या वो उसे बेचैन करना चाहता है। वो इनकार करने लगता है, लेकिन मानता है कि 10 साल बाद भी वो उसकी जिद के आगे नहीं जीत सकता। वो मुस्कुराती है और कहती है कि जिसकी मोहब्बत ज्यादा होती है वही हारता है। फिर वो उस आदमी से पूछती है कि क्या कोई जिंदा नहीं बचा। आदमी कहता है कि दुर्भाग्य से कोई भी जिंदा नहीं बचा। वो समझाता है कि इस समय मॉन्स्टर कम सक्रिय रहते हैं, लेकिन कुछ वजह से वे कल से पागल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मॉन्स्टरों को किसी ताकतवर प्राणी से डर लग रहा हो। आर्च ड्यूक कहता है कि यह उसकी गलती है, क्योंकि अगर उसने यहाँ गांव को मोबिलाइज नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आर्च डचेस उसे समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं है, इसलिए उसे खुद पर कठोर नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ लुईस, जो सब सुन रहा था, सोचता है कि क्या गांव इस हालत में उनकी वजह से है, और जिससे उसे बुरा लगता है। अचानक कोई जोर से डकार मारता है, जिसे नाइट्स सुन लेते हैं। लुईस ये देखकर चौंक जाता है कि यह केन था। उस आदमी ने नाइट्स के साथ जोर से पूछा कि वे कौन हैं और उन्हें निकलने को कहा, नहीं तो वे उन्हें मार देंगे। डर कर वो सोचने लगता है कि क्या यह एक प्रेरणादायक कहानी थी। आदमी फिर से बाहर आने को कहता है और चेतावनी देता है। वो सोचता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि छिपना एक विकल्प नहीं है। वो उनके अगले कदम पर विचार करने लगता है। आदमी गुस्सा होकर कहता है कि उसने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी, इसलिए अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उन पर होगी। अपनी तलवार लहराते हुए वह उस घर पर प्रहार करता है जहां वे छिपे हुए थे और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। लुईस हमले से बचने के लिए अपना चेहरा ढकता है और फिन हवा के द्वारा दूर फेंकी जाती है। जब वे वहां अपने चेहरों को ढककर खड़े होते हैं तो आदमी यह पता लगाकर दंग रह जाता है कि वे बच्चे हैं। आर्च डचेस भी आश्चर्यचकित है और कहती है कि वे बचे हुए बच्चे हैं, जिससे लुईस एक तत्काल योजना बनाता है। वह जोर से रोना शुरू कर देता है, जिससे जुड़वां भाई बहन घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वह उन्हें फुसफुसाकर रोने को कहता है और अपनी रणनीति समझाता है। जुड़वां भाई बहन भी समझते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, अपनी माँ के लिए पुकारते हैं। आर्च डचेस आगे बढ़कर उनकी ओर हाथ बढ़ाती है और उन्हें प्यारे कहती है। रोते हुए और अपने डर के बारे में चिल्लाते हुए जुड़वां उसकी ओर दौड़ते हैं, जिससे उसे लगता है कि शायद जुड़वां उससे ज्यादा समझदार हैं और उनका आम मूर्खतापूर्ण व्यवहार सिर्फ एक अभिनय है। आर्चड्यूक उसकी ऊंचाई पर झुककर पूछता है कि क्या वे ही अकेले बचे हुए बच्चे हैं। वह कांपते हुए हाँ कहता है और आर्चड्यूक उसके सिर पर हाथ फेरकर उनके कष्टों के लिए माफी मांगता है। आर्च डचेस आर्चड्यूक से बच्चों को महल ले जाने के बारे में पूछती है, जिसके लिए वह सहमत हो जाता है और अपने लोगों को बच्चों को महल ले जाने का आदेश देता है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें भी साथ ले जाया जा रहा है, तो सैनिक सिर्फ उसे गाड़ी में उठा लेते हैं। फिन गिरने से उबर कर गाड़ी को जाते हुए देखती है और उलझन में पड़ जाती है। बड़े टब में नहाते समय वह सोचता है कि वे केवल दयनीय दिखने की कोशिश करने से ही इस स्थिति में कैसे आ गए। एक योजना जो बहुत अच्छी तरह से काम कर गई, क्योंकि जुड़वाओं ने विश्वसनीय अभिनय किया और उन्होंने इन लोगों की दयालुता की कल्पना नहीं की थी। वह मौजूदा हालात से समझौता करते हुए निर्णय लेता है कि वह देखेगा और एक अनुकूल मौके का इंतजार करेगा। जुड़वां उसे खुशी खुशी बुलाते हैं और उस पर पानी छिड़कते हैं। पानी सीधे उसके चेहरे पर लगता है, जिससे उसके बाल आगे झुक जाते हैं, जिससे जुड़वां बहुत मजे लेते हैं, जबकि वह जुड़वाओं की बेफिक्र आत्मा को सराहता है। लेकिन जब कोई उनकी खूबसूरती और मिठास की प्रशंसा करता है तो वह परेशान हो जाता है और शोर से घबराता है। तब नौकरानी सुझाव देती है कि वे कपड़े बदल लें और खाना खा लें, जिससे सभी सहमत हो जाते हैं। कुछ देर बाद नौकरानी आर्च डचेस को बताती है
कि बच्चे वहां हैं। आर्च डचेस उन्हें देखकर चकित रह जाती है कि वे अच्छी तरह से कपड़े पहने हैं और कहती है कि वो उन्हें पहचान न पाई। फिर वह प्यार से कहती है कि वे भूखे होंगे और बैठकर खाना खा लें। जुड़वां मेज पर दौड़कर आते हैं जहां उन्हें इतना सारा खाना दिखाई देता है जिसे उन्होंने कभी खाया नहीं है। आर्च डचेस उन्हें प्यार से देखती रहती है। लुइस को आश्चर्य होता है कि जुड़वां इतनी जल्दी यहाँ कैसे अनुकूल हो गए और सोचता है कि उन्हें वहां से जल्द ही निकल जाना चाहिए। लेकिन वह जल्दबाजी नहीं कर सकता क्योंकि फिन के साथ कुछ गलत हो सकता है। उसे चिंता होती है कि अभी फिन कहाँ होगी। दूसरी ओर सड़क पर फिन रफ्तार से उड़ रही है और सोच रही है कि गाड़ी उसी दिशा में जा रही थी और उसे जल्द से जल्द अपने मास्टर लुइस के पास लौटना होगा। उसे यह भी पता है कि अगर वे बर्फ के पक्षी उसे नहीं पकड़ लेते तो वह लुइस से पीछे नहीं छूट जाती और लुइस से इंतजार करने को कहती क्योंकि वह उसके पास आ रही थी। बाद में कैनबर्ग के महल में वह गलियारे में चल रहा था जब उसने कमरे में आर्च ड्यूक को यह कहते सुना कि वे उन बच्चों को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते। उसने कमरे में झांका और आर्च डचेस को जवाब देते सुना कि वह इसके बारे में जानती है, लेकिन जब वह उन बच्चों को देखती है तो उसे उनकी रेन्यू की आवाज सुनाई देती है। आर्चड्यूक अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसके जज्बातों को समझता है, लेकिन इन बच्चों को अपने मृत बच्चे से जोड़ना सही नहीं है और उन्हें अब रुकना चाहिए और रेन्यू को भुला देना चाहिए। इससे आर्च डचेस नाराज हो गई और चिल्लाकर आर्चड्यूक से पूछा कि वह एक माँ से कैसे कह सकता है कि वह अपने बच्चे को भूल जाए। लुइस ने समझ लिया कि आर्च डचेस ने हाल ही में एक बच्चा खो दिया था, इसलिए वह उनके प्रति असामान्य रूप से दयालु रही थी। फिर उसने आर्च डचेस को आर्च ड्यूक का हाथ पकड़ते और उसका नाम लेकर उससे विनती करते देखा कि वह उन बच्चों को अपना बेटा बेटी स्वीकार करे, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वह अपने कमरे की ओर जाता है और सोचता है कि जब वे लंबे समय से वहां नहीं रहे तो वे उन्हें क्यों अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। उसे पता है कि कैनबर्ग के ग्रैंड ड्यूक शक्तिशाली देश के शाही परिवार के सदस्य हैं जो विंटर महाद्वीप पर शासन करते हैं, और एक ऐसे ग्रैंड ड्यूक का गोद लिया बेटा होना मतलब देश में एक प्रमुख व्यक्ति बन जाना है। उसे लगता है कि यह प्रस्ताव ग्रैंड ड्यूक की पत्नी के लिए भी कठिन रहा होगा और शायद बच्चे को खोने का दर्द बहुत बड़ा था। इसलिए उसे लगता है कि जब तक स्थितियां जटिल हो जाती उससे पहले उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन उन्हें ऐसा देखकर लुइस बेचैन महसूस कर रहा है। उसे पता है कि अगर ऐसे समय में फिन वहां होती तो वह उससे इस बारे में चर्चा कर सकता था। लेकिन फिर उसने खिड़की पर कुछ देखा और समझा कि वह फिन है। वह खिड़की खोलता है और वे मिलते हैं। फिन रोती हुई उसे गले लगाती है और वह खुशी से पूछता है कि वह इतने समय से कहाँ थी। फिर वह उससे कहता है कि अब से उसे उसके साथ ही रहना चाहिए, जिस पर वह कहती है कि वह ऐसा ही करेगी। जुड़वां कमरे में आते हैं और फिन के वापस आने पर खुश होते हैं। फिन उनसे गले मिलने दौड़ती है और वे खुशी से उसे गले लगाते हैं। कुछ देर बाद फिन उनसे कहती हैं कि अब जबकि हम सब एक साथ हैं तो हम फिर से चल सकते हैं। वह उससे कहता है कि यह सच है, लेकिन वास्तव में वह कुछ देर के लिए रुकना यहाँ चाह रहा है, जिससे वह घबरा जाती है और पूछती है कि वे क्यों नहीं जा सकते। वह असहज होकर कहता है कि वे उनके साथ दयालु रहे हैं और उसने सुना है कि ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डचेस ने हाल ही में अपना बच्चा खो दिया है। इसलिए उसे लगता है कि अगर वे अचानक चले गए तो थोड़ा असहज महसूस होगा। फिन चुप रहकर उसकी तरफ देखती है तो वह उससे कहता है कि उनकी कोई जल्दी भी नहीं है और वे विंटर महाद्वीप के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिन जानती है कि आमतौर पर लुइस बहुत संयमित रहता है, लेकिन ऐसी स्थितियों में लुइस कमजोर लगता है। हालांकि लुइस को इतना स्नेहपूर्ण देखकर उसे उसकी ओर अधिक सेवा करने की इच्छा होती है। फिर वह उससे कहती है कि अगर वह असहज महसूस कर रहा है तो उसके पास एक सुझाव है, जिससे वह पूछता है कि क्या है। वह उसे समझाती है कि प्राचीन समय से ड्रैगन पहले मिलन को महत्वपूर्ण मानते रहे हैं और कुछ हद तक ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डचेस उसके पहले परिचित थे। इसलिए वह एक सरल उपहार छोड़कर चला जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मुद्दा बच्चों का न होना है तो यदि वे एक बना लें तो यह समस्या हल हो जाएगी। वह उससे कहता है कि यह कहना आसान है, लेकिन बच्चा पैदा करना आसान नहीं है। लेकिन फिर उसे कुछ समझ में आता है और वह जानता है कि उन्हें शिशु को तुरंत देने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब उनका बच्चा पैदा होगा तो उनके अचानक गायब हो जाने पर कोई समस्या नहीं होगी। वह उससे कहता है कि यह एक अच्छा विचार है और वह गर्व से कहती है
कि यह सिर्फ एक सुझाव था। फिर वह उनसे पूछता है कि क्या उन्हें अगले चरण की तैयारी करनी चाहिए। अगले दिन सुबह ग्रैंड डचेस बालकनी पर खोई हुई है जब कोई उसे बुलाता है। वह मुड़कर देखती है कि जुड़वां उत्साहित होकर उसकी ओर आ रहे हैं और उससे खेलने को कह रहे हैं। मुस्कुराते हुए वह उनसे पूछती है कि क्या वे भूखे हैं और क्या वे कुछ कुकीज चाहते हैं, जिस पर वे उत्सुकता पूर्वक सहमत हो जाते हैं। फिर वे खुशी खुशी बातचीत करते रहते हैं, जबकि लुइस दरवाजे के पीछे छिपा होता है और जुड़वाओं से कहता है कि वह उन पर भरोसा करता है। कुछ देर बाद ग्रैंड ड्यूक अपने लोगों के साथ बातचीत करते हुए चल रहा था जब उसने लुइस को मुस्कुराते देखा। ग्रैंड ड्यूक और उसके लोग रुक गए जब उन्होंने उसे देखा। ग्रैंड ड्यूक उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन वह कहता है नहीं। फिर ग्रैंड ड्यूक पूछता है कि उसका दोस्त कहाँ है और वह जवाब देता है कि वे ग्रैंड डचेस के साथ खेल रहे हैं। ग्रैंड ड्यूक उससे पूछता है कि क्या वह उससे नहीं डरता, जिस पर वह जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं। ग्रैंड ड्यूक जानता है कि आम तौर पर बच्चे उससे डरते हैं और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन लुइस असामान्य है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसका बेटा रेन्यू था। फिर ग्रैंड ड्यूक मुस्कुराता है, उसे उठा लेता है और पूछता है कि क्या वह उसके साथ खेलना चाहेगा, जिस पर वह खुशी खुशी सहमत हो जाता है। फिर वे ग्रैंड ड्यूक के स्टडी रूम की ओर चल पड़ते हैं और लोग आंसू बहाते हुए रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत समय से ग्रैंड ड्यूक इतना मुस्कुराया नहीं था और वे सोचते हैं कि वे बहुमूल्य रत्न की तरह हैं। कुछ देर बाद वह गंभीर हो जाता है और जुड़वान और फिन के साथ एक बैठक में होता है। वह जुड़वाओं से पूछता है कि क्या उन्होंने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। केन्हा कहता है और कैनी उसे बताती है कि उन्होंने ग्रैंड डचेस के साथ चाय पीने और कुकीज खाने के बाद बहुत मजा किया। वह उन्हें बधाई देता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और फिर फिन से उसके हिस्से के बारे में पूछता है। फिन ने उसे बताया कि ग्रैंड ड्यूक आमतौर पर सुबह 5 बजे उठता है और अपने काम की शुरुआत करता है। दोपहर के भोजन के बाद लगभग दोपहर को वह शेष कार्यों को जारी रखता है और रात के खाने के बाद प्रशिक्षण में शामिल होता है। उसने यह भी बताया कि ग्रैंड ड्यूक की औसत सोने की आदत रात लगभग 11 बजे की है और वह दिन में 5 बार ग्रैंड डचेस से संपर्क करता है। उसने उसकी बहुत अच्छी तरह से काम करने की प्रशंसा की, लेकिन कैनी ने उसे नाम लेके बुलाया, जिसे उसने उसे याद दिलाया कि यह कैप्टन है, लुइस नहीं। कैनी उससे कहती है कि उन्होंने वही किया जो उसने कहा था और पूछती है कि वे वास्तव में अभी क्या कर रहे हैं। केन अपनी बहन के सवाल को दोहराता है और आश्चर्य करता है कि बच्चा पैदा करना ग्रैंड डचेस के साथ खेलने से क्या लेना देना रखता है। वह उन्हें बताता है कि यही वजह है कि बच्चों के साथ निपटना उसे चुनौतीपूर्ण लगता है, जिससे जुड़वां चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वह उनसे भी छोटा है। फिर उसने उन्हें समझाया कि बच्चे की गर्भावस्था के लिए जोड़े के बीच घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। हालांकि हाल ही में अपने बच्चे को खोने के कारण ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डचेस भावनात्मक रूप से दूर हैं। उन प्यारे बच्चों के साथ समय बिताते हुए हंसना और आनंद लेना उनके मनोबल को बढ़ा सकता है, जिससे बच्चे को खोने का दुख धीरे धीरे कम होगा और कदम दर कदम वे एक दूसरे के करीब आएंगे। फिर स्वाभाविक रूप से रात को इतिहास लिखा जा सकता है, उसने ये रहस्यमयी लहजे में जोड़ा। जुड़वां पूछते हैं कि रात को इतिहास क्यों लिखा जाता है और क्या यह बेहतर तरीके से लिखा जाता है। वह निराश होकर जवाब देता है कि ऐसा कुछ होता है और बच्चों को और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिर वह एक किताब उठाता है, जबकि जुड़वां नाराज होकर देखते रहते हैं। वह एक किताब जिसमें औषधि के लिए रासायनिक सूत्र हैं और 1000 प्रकार के तरीके बताए गए हैं को मेज पर रखता है। फिर वह खुद से पूछता है कि क्या उसे वास्तव में शुरू करना चाहिए। फिन ने देखा कि जिस किताब को वह पढ़ने वाला था उसमें औषधि के लिए रासायनिक सूत्र थे और उससे पूछा कि यह क्या है। उसने जवाब दिया कि उसे यह अपने पिता की लाइब्रेरी में औषधियों के प्रभाव को बढ़ाने के तरीकों के बारे में शोध करते समय मिला था और उसने विभिन्न औषधियों पर इसका प्रयोग किया था, लेकिन उसके पिता ने उसे पकड़ लिया था। फिर उसके पिता ने उसे डांट कर उस किताब को सील कर दिया था। वह विश्वास नहीं कर पाया कि उसका शोध, जिससे वह अपने सीमित जीवन को बढ़ा सके, इस तरह काम आएगा। फिर उसने उस पन्ने को खोज निकाला जहां उन जोड़ों के लिए जो बोर हो चुके थे रोमांच की औषधि लिखी थी। उसने देखा कि इसकी कुछ बूंदें प्रेम की प्रज्वलित ज्योत को फिर से जगा सकती हैं। साथ ही एक एक समाधान भी बताया गया था, 100% सफल औषधि जिसका इस्तेमाल वे जोड़े कर सकते थे जो खुद का बच्चा चाहते थे।
फिर उसने खाली अलमारी को खोला और जुड़वाओं से कहा कि अगर कोई उसे ढूंढ रहा है तो उन्हें बता दें कि वे नहीं जानते, जिससे वे सहमत हो गए। फिर उसने अलमारी के अंदर अपनी शक्ति डाली और अपने विस्तार कौशल का प्रयोग किया। उसकी जादुई शक्ति अलमारी में फैल गई और वह एक कमरे जितनी बड़ी हो गई। उसे लगता है कि जगह उसके लिए काफी है और वह खुद से पूछता है कि क्या औषधि बनानी शुरू करे। बाद में महल की अंधेरी रसोई घर में किसी ने भीतर से हंडी को उठाया और फिन ने चारों ओर देखा कि कोई है या नहीं। जब रसोई घर शांत लगा तो उसने अपनी स्टोरेज से एक औषधि निकाली। उसने अपने हाथ में औषधि को देखा और याद किया कि लुइस ने उसे कहा था कि वह उन औषधियों को ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डचेस के कल खाने वाले सामग्री पर छिड़के। उसने यह भी याद दिलाया था कि वह सिर्फ उन सामग्रियों पर औषधियां डाले जिन्हें ग्रैंड ड्यूक और डचेस खाएंगे। फिन ने अपने सामने के खाने को देखा और सोचा कि वह कैसे पता करेगी कि ग्रैंड ड्यूक और डचेस किन सामग्रियों को कल खाएंगे। उसने कुछ देर सोचा और फिर हर खाने पर औषधियां छिड़क दी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कहाँ क्या है। फिर वह रसोई घर के दूसरे हिस्से में उड़ गई और औषधि की बोतल खोलकर सोचा कि उसे अनाज पर भी छिड़कना चाहिए, क्योंकि वह जानती थी कि वे खाने के लिए इससे ब्रेड बनाए जाने वाले हैं। उसने फिर पानी में औषधि डाली और अपनी शक्ति से पानी और औषधियों को उठाया। जब पानी एक गोल घेरे में इकट्ठा हुआ तो उसने उसे कमरे के हर अनाज पर फैला दिया, जिसके बाद वो चिल्लाई कि उसका मिशन पूरा हुआ और खुशी से लुइस के पास उसकी रिपोर्ट देने के लिए वापस चली गई। अगले शाम लुइस ग्रैंड ड्यूक और डचेस के कमरे में झांकता है, सोचकर कि अगर फिन ने निर्देशों का पालन किया है तो आज ग्रैंड ड्यूक और डचेस ने जो भोजन किया होगा उसमें औषधि शामिल होगी। फिर वह महिलाओं की बातचीत की आवाज सुनता है, जिससे वह चौंक जाता है और फिर से छिप जाता है। नौकरानी खुशी से गुप्त बातचीत करती है और उसके पास से निकल जाती है। जब नौकरानियां चली गईं तो वह राहत की सांस लेता है, क्योंकि वह पकड़ा जाता। फिर से वह ग्रैंड डचेस और ड्यूक के कमरे में झांकता है और देखता है कि वे एक दूसरे से अलग बैठे हैं। ग्रैंड ड्यूक गला साफ करता है और ग्रैंड डचेस की ओर देखता है, जो चुपचाप सोफे पर बैठी है। वह सोचती है कि कुछ अजीब है और आश्चर्य करती है कि आज उसका दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। लेकिन फिर ग्रैंड ड्यूक उसके कंधे पर हाथ रखता है और वह मीठी नजरों से उसकी ओर देखती है। ग्रैंड ड्यूक अपनी पत्नी से कहता है कि वह आज बहुत खूबसूरत लग रही है, जिससे वह आश्चर्यचकित होती है और मीठी निगाहों से ग्रैंड ड्यूक की ओर देखती है। जब ग्रैंड ड्यूक और डचेस कमरे में एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं तो वह सिर हिलाता है और कहता है कि यह एक शानदार रात है। अचानक जुड़वा वहां आते हैं और पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है और शानदार से क्या मतलब है, जिससे वह थोड़ा कूदता है और चौंक जाता है। जुड़वा उससे बार बार पूछते हैं कि बात क्या है, लेकिन वह सिर्फ अपना मुंह ढंकता है और गुस्से से बड़बड़ाते हुए जुड़वाओं को खींचता है कि उन्हें ऐसी चीजों के बारे में नहीं जानना चाहिए। फिर वह ग्रैंड डचेस और ड्यूक के कमरे में झांकता है, क्योंकि वह जानता है कि उन्होंने जो करना था कर लिया है। अगले दिन ग्रैंड डचेस तरोताजा गलियारे में चल रही है और कह रही है कि बहुत समय से ऐसा सुंदर मौसम नहीं आया था। लेकिन फिर उसे नौकरानियां घबराती हुई दिखाई देती हैं। वह उनसे पूछती है कि इतनी सुबह क्या बात है जिससे वे इतनी व्यस्त हैं, और नौकरानी लगभग अटकत अटकती हुई उसे बताती है, जिससे वह दरवाजा खोलकर अंदर की नौकरानी से पूछती है कि यह क्या बकवास है और बच्चे कहाँ गायब हो गए। नौकरानी रोती हुई जवाब देती है कि जब वे सुबह आई तो बच्चे कहीं नहीं थे और वे अब भी उन्हें लोगों के बीच ढूंढ रही हैं। दूसरी नौकरानी डचेस से चिल्लाकर कहती है कि उसे मेज पर यह पत्र दिखा। ग्रैंड डचेस घबराहट में पत्र छीनकर पढ़ती है और आश्चर्यचकित रह जाती है। पत्र में लिखा है कि बच्चों को लगता है कि उनके गायब होने पर वह आश्चर्यचकित होगी। हालांकि जैसे मिलन होता है वैसे ही बिछड़ना भी होता है, और वे अब अपने रास्ते पर जा रहे हैं। वे उससे कहते हैं कि वे उनकी दयालुता के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिसका वे वहां रहते हुए अनुभव कर सके, और आशा करते हैं कि वे अपने बेटे को खोने के दुख से जल्द उबर जाएं। पत्र के अंतिम हिस्से में लुइस ग्रैंड डचेस से कहता है कि एक नई जिंदगी उनके लिए आने वाली है और उन्हें उस नई जिंदगी पर उतना ही प्यार बरसाना चाहिए जितना उन्होंने उन पर दिखाया था। पत्र को उनकी शुभकामनाओं के साथ समाप्त किया होता है। डचेस रोते हुए पत्र को गले लगाती है और कहती है कि उन बच्चों को पहले से ही सब पता था और यह उसकी गलती है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं से बच्चों पर बोझ डाला। लेकिन वह सोचती है कि नई जिंदगी से उनका क्या मतलब है और यह आखिर क्या है। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा कि यह अच्छी खबर है और बताया कि ग्रैंड डचेस एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली है। शुरू में वह भ्रमित थी, लेकिन ग्रैंड ड्यूक ने उत्साहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया। तब उसे बच्चों के पत्र की याद आई
और उसे समझ में आया कि इसका क्या मतलब है। वह रोते हुए ग्रैंड ड्यूक से कहती है कि उस पत्र में जिस नई जिंदगी का जिक्र किया गया था वह एक नया बच्चा है। ग्रैंड ड्यूक ने जवाब दिया कि लगता है कि वे बच्चे पहले से ही जानते थे कि वह गर्भवती होगी। रोते हुए वह ग्रैंड ड्यूक से कहती है कि वे बच्चे भगवान द्वारा भेजे गए दूत होने चाहिए, और उत्साहित ग्रैंड ड्यूक चिल्लाता है कि वे इस दुर्लभ अवसर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्हें अभी गोदामों को खोलकर सभी आम लोगों को रोटी वितरित करने का आदेश देते हैं। फिर आदमियों ने आम लोगों के लिए एक झुंड की तरह रोटी बनाई और वितरित की, बिना जाने कि लुईस द्वारा बनाया गया औषध उनकी बनाई रोटी में मिला हुआ था। इस तरह उस साल कैनबर्ग में सबसे अधिक बच्चे पैदा हुए। किसी छोटी गलती से बना यह अनजाना तोहफा बाद में एक बड़े प्रसंग के प्रभाव का कारण बनेगा, लेकिन यह अभी भी एक दूर के भविष्य की कहानी है। उत्साहित जुड़वां चिल्लाकर कहते हैं कि उन्हें यात्रा करना बहुत पसंद है और उन्हें ऐसे 100 बार और करना चाहिए। वह उनसे कहता है कि उन्हें कम से कम 10 साल और यात्रा करनी है, लेकिन जुड़वां चिल्लाते हैं कि 10 साल की बजाय उन्हें 100 साल यात्रा करनी है, जिससे वह चुप हो जाता है और फिन उससे मजबूत रहने को कहती है। वह सोचता है कि उसने वहां बहुत समय बर्बाद कर दिया और अगर ऐसी अनपेक्षित स्थितियां बार बार होती रहेंगी तो यात्रा और लंबी हो जाएगी। वह जानता है कि उन्हें महाद्वीप को जल्दी पार करने के लिए जानकारी की जरूरत है ताकि उनकी यात्रा का समय कम हो सके, लेकिन वह जानता है कि फिलहाल इसका कोई तुरंत समाधान नहीं है। केनी उत्साहित होकर उससे पूछता है कि कोई भी जानवर यहाँ क्यों नहीं है। केन उससे आत्मविश्वास से कहता है कि वह किसी भी मॉन्स्टर को पकड़ने में सक्षम है। लुईस उन्हें बताता है कि 3 ड्रैगन घूम रहे हैं जिनसे एक डरावनी गंध फैल रही है, और उनसे पूछता है कि कौन सा पागल जानवर उनके पास आएगा। केन अपने कपड़ों की गंध लेता है और पूछता है कि क्या उनसे बदबू आ रही है। केनी उसे बताती है कि उसे कोई गंध नहीं आ रही है। निराश होकर वह उनसे भूल जाने को कहता है। केन पूछता है कि डाकुओं के बारे में क्या, और केनी उसे पूछती है कि क्या यहाँ कोई डाकू नहीं है। वह जवाब देता है कि हर दिशा में स्पष्ट दृष्टि और आंखों की सीमा तक बर्फ के अलावा कुछ नहीं। भले ही वहां डाकू होते तो भी वे नहीं जानते कि वे कहां से आएंगे। वह जोड़ता है कि जब तक डाकू अचानक जमीन से नहीं उगते, तभी डाकू अचानक उसके पीछे की जमीन के नीचे से बाहर आ गए और लड़खड़ाते हुए चिल्लाते हैं कि न हिलें और जो कुछ भी उनके पास है वह उन्हें सौंप दें। जुड़वां उत्साहित हैं कि डाकू आ गए हैं और जमीन से उगाए हैं, जिससे वह इसे सच मानने में असमर्थ है और खुद से पूछता है कि क्या यह सच है। ठंड से कांपते हुए डाकुओं में से एक उन्हें देखता है और आदमियों में से एक को मारता है और चिल्लाता है कि वे सिर्फ बच्चे हैं। आदमी गुस्से से चिल्लाता है कि वह पूरे दिन ठंडी बर्फ में छुपा रहा था, बस इन छोकरों को पकड़ने के लिए, और पूछता है कि अब वे क्या करेंगे। दूसरा आदमी लड़खड़ाते हुए जवाब देता है कि बच्चों के कपड़ों को देखकर लगता है कि वे किसी अच्छे घर से हैं, और पूछता है कि उन्हें बंधक बनाकर फिरौती की डिमांड कैसे रहेगी। आदमी कुछ देर सोचता है और सहमत होता है। अपने साथी से कहता है कि यह खाली हाथ लौटने से बेहतर है। फिर वह अपने साथियों को बच्चों को बांधने का आदेश देता है, लेकिन लुईस चिल्लाकर उन्हें रुकने को कहता है, जिससे आदमी रुक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वे वहां कुछ अजीब महसूस नहीं कर रहे हैं। आदमी पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, और वह जवाब देता है कि यह सिर्फ 3 बच्चे हैं जिनके साथ कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। फिर वह पूछता है कि अगर वे उनकी जगह होते तो क्या उन्हें डर और असहज महसूस नहीं होता। आदमी आसपास देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वह यह कह रहा है कि आसपास कहीं बड़े लोग हैं, जिस पर लुईस जवाब देता है कि वहां कोई नहीं है। आदमी पूछता है कि फिर उसने ऐसी बात क्यों की, लेकिन वह बस उन्हें थोड़ा सोचने को कहता है। फिर उससे फुसफुसाकर पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और वह जवाब देता है कि उन आदमियों के पास निश्चित रूप से बहुत खजाना होगा, इसलिए उन्हें एक भी चीज छोड़े बिना सब लूट लेना चाहिए। जुड़वां उत्साहित होकर उससे कहते हैं कि उन्हें फिर से खेलना चाहिए, वो भी उस अंकल के घर जाकर खेलना चाहिए। वह पूछता है कि वे किस तरह की बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर उन्हें उन डाकुओं को लूटना है तो उनके अड्डे को लूटना ज्यादा लाभकारी होगा। डाकुओं का लीडर अपने आदमियों से पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों वहां बेकार खड़े हैं, जबकि उसने उनको बच्चों को पकड़ने का आदेश दिया है। आदमी उसे हाथ उठाते देखकर घबरा जाता है। लुईस चिल्लाता है कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं और शांतिपूर्वक तुम्हारे साथ चलेंगे, जिससे बदमाश चकित रह जाते हैं। फिर वो गिड़गिड़ाकर कहता है कि उनको मत मारो। फिर वे शांति से बदमाशों के पीछे चलने लगते हैं। जुड़वां बच्चे खुशी खुशी गुनगुनाते हुए चल रहे हैं, जिससे एक बदमाश चिंतित हो जाता है
और वो लीडर से पूछता है कि क्या उसे लग नहीं रहा कि बच्चों में कुछ गड़बड़ है, लेकिन लीडर उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। आदमी कहता है कि अगुवा किए गए बच्चों को इतना खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे वे बिना किसी खतरे के सैर कर रहे हों। आदमी अपने साथी से कहता है कि हमें बस उनसे मुनाफा कमाना है, चाहे फिरौती लेकर या उन्हें स्लेव मार्केट में बेचकर। कुछ देर बाद दूसरा आदमी चिल्लाता है कि वे पहुंच गए हैं और लुइस को अपने सामने एक विशाल दरवाजा देखकर आश्चर्य होता है, लेकिन जुड़वां बच्चे उत्साहित होकर चिल्लाते हैं कि यह बहुत कूल है। वे अंदर चलते हैं और उसे लगता है कि वहां की बारीक बनावट उसके पिता के महल के स्तर की है, जिससे उसे लगता है कि यही वो बदमाशों का अड्डा है। मोटा बदमाश उससे पूछता है कि क्या उनका अड्डा कूल नहीं है, और बताता है कि यह सब उनके बॉस ने बनवाया है। वो उससे पूछता है कि उनका बॉस कौन है, और जब वो आदमी बताने ही वाला होता है तो बदमाशों का लीडर उसके सिर पर टपरी मारकर उसे रोकता है। लीडर उस पर चिल्लाता है कि वो बेवजह क्यों अपना मुंह खोल रहा है और क्या होगा अगर वो बच्चे कहीं जाकर इसे बता दें। आदमी डरकर लड़खड़ाते हुए माफी मांगता है। लीडर फिर आदमी को आदेश देता है कि वो बच्चों को ले जाए और जेल में डाल दे, जिसके लिए आदमी रोता हुआ मान जाता है। आदमी उन्हें जेल में डालकर सेल गेट बंद कर चला जाता है और उन्हें अकेला छोड़ देता है। वो फिन से कहता है कि अब वह बाहर आ सकती है और फिन राहत की सांस लेते हुए लुइस के कॉलर के नीचे से निकलती है। लुइस फिन को आदेश देता है कि वह बाहर जाए और जो भी लूटपाट लायक मिले उसकी तलाश करे, जिसके लिए वह समझ जाती है। वह तेजी से जेल के कमरे से बाहर निकल जाती है। केन उससे पूछता है कि क्या वे भी बाहर आ सकते हैं, और केनी कहती है कि वहां बोरिंग है। वो उनसे कहता है कि जब तक फिन नहीं लौटती उन्हें शांत रहना चाहिए और बाद में मस्ती करेंगे, जिससे वे उदास हो जाते हैं। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि यही जगह बदमाशों का अड्डा होगा और उन्होंने कहीं न कहीं बहुत सारा खजाना छिपा रखा होगा, जिससे वो उत्साहित महसूस करता है। इसी बीच दूसरे कमरे में एक आदमी कुछ बनाने में व्यस्त है और वह सफलतापूर्वक एक विशाल पत्थर को तोड़ देता है। तब बदमाशों का लीडर उस आदमी के बॉस को कॉल करके बताता है कि वे वापस आ गए हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो पाब्लो था, ब्लड एक्स डाकुओं का बॉस। पाब्लो ने लीडर को शाबाशी दी उसके अच्छे काम के लिए और पूछा कि क्या बहुत सारी लूट है। लीडर ने कहा कि वहां वास्तव में ज्यादा लूट नहीं मिली, क्योंकि आखिरी समय में मॉन्स्टर्स बेकाबू हो गए थे, जिससे ट्रैवलर्स डर गए। लेकिन उन्होंने कुछ हासिल किया था। उन्होंने 3 बच्चों को अगवा कर लिया था जो सड़क पर चल रहे थे, और उनके कपड़ों से लगता था कि वे अमीर परिवार से हैं और वे उन्हें फिरौती या स्लेव मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते। ये सुनकर पाब्लो खुशी से हंसने लगा और लीडर की तारीफ की। फिर पाब्लो लीडर से कहता है कि उसे अब काम नहीं करना है और वो ही उनके खजाने की रस्सियां खोलेंगे, इसलिए वो खुद बच्चों को देखना चाहता है, जिससे लीडर सहमत हो जाता है। दूसरी ओर वे जेल में शांतिपूर्वक सो रहे हैं। तब वह दरवाजा खुलने की आवाज सुनता है। लीडर पाब्लो को बताता है कि ये वही बच्चे हैं, और पाब्लो नोटिस करता है कि वे काफी अच्छे लग रहे हैं। उसने देखा कि पाब्लो काफी ताकतवर है और पाब्लो के शक्ति स्तर से लगता है कि वह कम से कम टियर 3 या उससे भी ऊपर का होगा। साथ ही पाब्लो शक्ल से ऐसा नहीं लगता कि वह ऐसी जगह पर बदमाश हो। पाब्लो ने उसे घूरते देखा और उसकी गहरी बैंगनी आंखों को देखकर पाब्लो थोड़ा डर और चौंक गया। लुइस पाब्लो की प्रतिक्रिया देखकर कंफ्यूज्ड हो गया और पाब्लो के बारे में कुछ अनुमान लगाने लगा। फिर उसने पाब्लो को चंकी अंकल कहा, जिससे पाब्लो लड़खड़ाते हुए पूछने लगा कि क्या वह उससे बात कर रहा है, लेकिन वह बस पाब्लो से पूछता है कि क्या वहां कोई और चंकी अंकल है उसके अलावा, जिससे पाब्लो कुछ नहीं कह पाता। इसलिए वह पाब्लो से फिर पूछता है कि उसका नाम क्या है। लीडर गुस्से से उसे नादान बच्चा कहता है और पूछता है कि क्या वह जानता है उसके सामने कौन खड़ा है, लेकिन पाब्लो बस लड़खड़ाते हुए अपना नाम पाब्लो बताता है, जिससे लीडर अपने बॉस को कंफ्यूज्ड देखकर पूछता है कि वह ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। पाब्लो कहता है कि वह नहीं जानता और अचानक उसे ठंड लगने लगती है, जिससे वह सोचने लगता है कि क्या उसे ठंड लग रही है। आदमी कंफ्यूज्ड होकर जवाब देता है कि अगर यह कोई और होता तो वह समझ सकता था, लेकिन यह तो उसका बॉस है। उनकी बातें सुनकर लुइस उत्साहित हो गया कि पाब्लो उसकी बातों में आ गया। पाब्लो दरवाजे की ओर चला गया और लीडर को आदेश दिया कि वह बच्चों के साथ वो जैसा उचित समझे वैसा ही करे, और कहा कि उसे लगता है उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है, जिससे लीडर सहमत हो गया। लेकिन जब उसने पूछा कि क्या वह अभी जा रहा है तो पाब्लो डर के मारे चौंक गया और उसने पाब्लो को अलविदा कहते हुए ख्याल रखने को कहा और कहा कि वह बाद में मिलेगा, जिससे पाब्लो डर कर भाग गया। जिसके बाद लीडर भी उसके पीछे चला गया। फिर रास्ते में भागते हुए आदमियों से मिलती है जब वो वापस आ रही थी अपनी एक्सप्लोरेशन से। लुइस उससे पूछता है कि क्या वो खाली हाथ लौट आई है।
फिन निराश होकर कहती है कि लगता है गोदाम और खजाने की जगह खाली है, जिससे वो सोचती है कि वो डाकू अक्सर भूखे सोते होंगे। वो गुस्से से कहता है कि लगता है हम उनके जाल में आ गए हैं, लेकिन वो इसे मानने से इनकार करता है क्योंकि उसने प्राचीन काल से सुना है कि इंसान ही असली दौलत होते हैं, जिससे फिन कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और उसकी अच्छी कार्यवाही की तारीफ करता है। फिर वो फिन से कहता है कि वो एक पल के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए उसे बच्चों की देखभाल करनी होगी, जिससे फिन चौंक जाती है और पूछती है कि क्यों वो उसके साथ नहीं जा सकती। वो कहता है कि अगर वो भी नहीं रहेगी तो जैसे ही जुड़वां जागेंगे तो वो मुसीबत खड़ी करेंगे। वो जल्द ही लौट आएगा, इसलिए उसे हिम्मत रखनी होगी। फिन मजबूर होकर मान जाती है। फिर वो सेल को आसानी से तोड़ देता है। फिर वो कैद से बाहर निकल जाता है और कैद खाने में चलने लगता है। साथ ही यह सोचता है कि शायद उसे कुछ बदमाश पकड़ने चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे कमरे में पाब्लो सोफे पर बैठकर थोड़ा बेहतर महसूस करता है। फिर वो सोचता है कि वो लड़का कौन था, क्योंकि उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लगा जैसे कोई खतरनाक मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा हो। इससे उसका पूरा तन कांप गया। वो चुपचाप सोचता है और खुद को आश्वस्त करता है कि किसी बच्चे से उसे कैसे डर लग सकता है। पाब्लो हंसता है और सोचता है कि आराम करने से उसका डर चला गया है। लेकिन तब लुइस उसके पास आ खड़ा होता है और पूछता है कि इतना हंसने की क्या बात है। पाब्लो डर के मारे चीख मारता है और सोफे के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो बस हेलो कहता है और कहता है कि हम फिर से मिल गए। पाब्लो घबराकर पूछता है कि वो बाहर कैसे आया, तो वो कहता है कि वो सिर्फ चला आया। फिर वो पाब्लो के पास आता है तो वो पीछे पीछे हटता जाता है। आखिर में दीवार से लगने के बाद पाब्लो पास का हथियार उठाकर धमकी देता है कि आगे न बढ़े, लेकिन उसने मुड़कर पाब्लो से कहा कि वह एक अच्छी जगह पर रहता है। पाब्लो ने कहा कि वह नहीं जानता कि वह कैसे बाहर आया, लेकिन वह सिर्फ एक बार आंख बंद करेगा, इसलिए उसे अभी निकल जाना चाहिए। लेकिन उसने सिर्फ पाब्लो से पूछा कि अगर वह नहीं जाएगा तो क्या होगा। पाब्लो लगभग बोलता है कि अगर वह नहीं जाएगा तो उसके पास विकल्प नहीं है, बल्कि उसे जब तक वह नहीं जाता तब तक पीटने का। उसने छेड़ते हुए कहा कि वह नहीं जाएगा और पाब्लो को उसे मारने की कोशिश करनी चाहिए। यह सुनकर पाब्लो गुस्सा हो गया और उसने अपना हथियार उस पर चलाया। पाब्लो को एहसास हुआ कि उसने पूरी ताकत से वार किया, क्योंकि वह बहुत गुस्सा था, लेकिन उसे पता था कि अब वापस लेना बेकार है, और उसने खुद को आश्वस्त किया कि लुइस को उसे छेड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अचानक उसका बड़ा हथौड़ा लुइस के पास आकर रुक गया, जिससे पाब्लो सोचने लगा कि क्या हो रहा है और उसका हाथ अचानक से क्यों रुक गया। उसने छेड़ते हुए पाब्लो से पूछा कि क्या हुआ, क्या वह उसे नहीं मारेगा। फिर उसने पाब्लो से कहा कि अपने आकार के बावजूद वह सिर्फ एक बड़ा नरम दिल है। उसके मजाक सुनकर पाब्लो और गुस्सा हो गया और उसने अपना बड़ा हथौड़ा उस पर फिर से चलाया, लेकिन एक बार फिर हथौड़ा उसके सिर के पास रुक गया। पाब्लो लगातार उसे मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन हथियार हर बार रुक जाता था। जब पाब्लो थक गया तो उसने अपना हथियार छोड़ दिया और थकान से फर्श पर लेट गया। वो उबासी लेते हुए पाब्लो से पूछा कि क्या यह इतनी जल्द खत्म हो गया। पाब्लो ने उससे पूछा कि वह आखिरकार कौन था। उसने पाब्लो के सवाल पर एक भयानक मुस्कुराहट दी और पूछा कि क्या वह सही है कि उसे पहले से ही अपने सवाल का जवाब पता है। पाब्लो ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर फिन ने उसे पीछे से बुलाया और आंसुओं से भरी आवाज में बताया कि जुड़वा बच्चे उत्पात मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि वे बोर हो रहे हैं और वह उन्हें रोक नहीं पा रही है। एक परी को देखकर पाब्लो चौंक गया और फिन भी पाब्लो को देखकर कंफ्यूज हो गई। वह पाब्लो के पास आई और उसकी जांच करने लगी और कहा कि यह अजीब है। पाब्लो ने पूछा कि क्या अजीब है। उसने कहा कि वह बिल्कुल ड्वार्फ की तरह महकता है, लेकिन उसका आकार ऑर्क जैसा है। उसने फिन से कहा कि पाब्लो एक आधा ड्वार्फ है और यह शायद किसी इंसान और ड्वार्फ के मिलन से पैदा हुआ होगा। लेकिन वह कंफ्यूज हो गई और पूछा कि पाब्लो किसी इंसान से बड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन उसने कहा कि वह इसके बारे में नहीं जानता और यह पहले से ही काफी रोचक है। पाब्लो ने उन्हें टोककर पूछा कि वह आधा ड्वार्फ कैसे हो सकता है, लेकिन उसने सिर्फ पाब्लो को याद दिलाया कि उसने उसे हराया है और कहा कि पाब्लो पहले से ही जानता है कि वह कौन है, तो उसे याद करने की कोशिश करनी चाहिए। पाब्लो ने कुछ देर सोचा, जिसे उसे कुछ याद आया तो वह चौंक गया। पाब्लो को याद आया कि जब वह छोटा था और एक छोटी छत के नीचे रहता था तो उसके पिता ने उससे कहा था कि एक बात है जिसे ड्वार्फ को याद रखना चाहिए। अगर भविष्य में वह किसी से मिले और उसकी टांगें कांपने लगे या उसका शरीर थरथराने लगे और अगर उसे उनकी आज्ञा मानने की अजीब इच्छा हो तो उसे पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है और वहां से जीतना हो सके दूर भागना है।
उसने अपने पिता से पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पिता ने सिर्फ कहा कि वह एक शुद्ध ड्वार्फ नहीं है, तो शायद वह इस खून के बंधन से मुक्त हो सकता है। हालांकि जब तक वह उसके खून का हिस्सा विरासत में पाता है, तब तक वह कभी भी पूरी तरह से इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो उसे भागना चाहिए। उसने पिता से पूछा कि अगर वह नहीं भाग सकता तो क्या करे, और उसके पिता ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है जहां वह नहीं भाग सकता तो उसे उनका आदेश मानना चाहिए, जबकि गुस्से का दिखावा करना चाहिए। उसके पिता ने गंभीरता से कहा कि अगर उसे ऐसा प्राणी मिलता है तो उसे भागना ही चाहिए, क्योंकि वह आधा इंसान के खून से पैदा हुआ है और वह जानता है कि वह पूरा मूर्ख नहीं है। उसने पिता से पूछा कि वह प्राणी आखिर क्या करते हैं, जिससे उसके पिता चौंक गए और उसका मुंह बंद करके कहा कि उनके कान हमेशा खुले रहते हैं और वह कहीं भी लापरवाही से नहीं बोल सकता। फिर उसके पिता ने उससे फुसफुसाकर बताया कि वे कौन हैं, और वह अपने पिता के शब्दों को याद करता है और पूछता है क्या वे ड्रैगन है, जिस पर वह मुस्कुराते हुए कहता है कि वह सही है